हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू द सिविल पॉइंट। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड हम लोग का चल रहा था आईसी इंजन। एंड आईसी इंजन में यह आपको हो जाएगा 8th लेक्चर आईसी इंजन का। ठीक है, हम लोग अभी जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ योर फ्यूल। हम लोग अभी फ्यूल को पढ़ रहे थे, तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे फ्यूल को, राइट। एंड फ्यूल में मैं आप लोग को आईसी इंजन के फ्यूल के बारे में कंप्लीट बता चुका हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआई के बारे में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, यानी कि डीजल इंजन में जो डीजल फ्यूल होता है उसके बारे में हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट अभी तक जुड़ गए होंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पर्टिकुलर लेक्चर को, ठीक है, राइट। चलिए एक बार मुझे कंफर्म करिए। गुड इवनिंग नेगी। तो नेगी ये चीज़ मुझे पहले बताइए कि आप इससे प्रीवियस लेक्चर देखे हो कि नहीं, मैं जिसमें आप लोग को बताऊँ फ्यूल के बारे में, ठीक है। फ्यूल में मैंने आपको बताया था पैराफिन्स क्यों इंपॉर्टेंट है और एरोमेटिक्स इसके बारे में, फिर ओलिफिन्स भी बताया था, नेफ्थलिन्स भी बताया था। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि फ्यूल्स जो हम लोग एसआई इंजन के लिए यूज़ करते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। और उसमें से गैसोलिन और पेट्रोल के बारे में, गैसोलिन बोल रहे फिर पेट्रोल के बारे में मैंने टोटल आप लोग को बताया था। सम डाउट्स फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, ठीक है। एक बार एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है, 5 मिनट में, ताकि उसके बाद जो भी डाउट होगा वो आप मुझे बताइएगा कहाँ पे क्या डाउट बन रहा था। ये चीज़ मुझे बताइए, डाउट कहाँ पे आ रहा था नेगी, डाउट किस टॉपिक में आ रहा था? क्या आपको इस वाले फर्स्ट स्लाइड में आ रहा था जिसमें आपको मैं बताया क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल में, या फिर आपको दिक्कत आ रहा था आपके गैसोलीन और पेट्रोल के जितने प्रॉपर्टीज़ है उसको समझने में, या फिर ऑक्टेन नंबर को समझने में? बस यही तो मैंने बताया था। इसमें से किस स्लाइड में या किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है वो मुझे बताइए, ताकि मैं अभी कवर कर दूंगा और उस चीज़ को मैं अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा, ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बताइए मिलने की मुझे कहाँ पे डाउट आपका था, एक बार मुझे बताइएगा। ओके, प्रॉपर्टीज में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो इन शॉर्ट में मैं आप लोग को बताया था जो फ्यूल्स होता है, फ्यूल मतलब कि जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे इंजन मेरा चलता है, अब वो मैंने कहा था सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों तरह का मेरा हो सकता फ्यूल। मैंने बात करा था सॉलिड में क्या हो जाता, आपका कोल आ जाता है। भाई साहब देखो, नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं, एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी नॉकिंग इंडेक्स, ओके, एंटी नॉकिंग इंडेक्स में आपको प्रॉब्लम था ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके ओके, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। चलो, तो मैं क्या कर रहा था कि इस फ्यूल जो होता है मेरा सॉलिड लिक्विड गैस तीनों तरह का होता है। सॉलिड मेरा कोल होता है जो जलने के साथ साथ जब उसको जलाते हैं तो मेरा एस भी छोड़ता है, राख भी छोड़ता है। वहीं अगर बात करेंगे लिक्विड का और गैस का, तो ये दोनों जो होता है दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मोक छोड़ता है, एस नहीं छोड़ता है, ठीक है। जिसमें हम लोग बात किए थे गैस मेरा सीएनजी भी आता है और आपका एलपीजी गैस भी आता है, ये दोनों का दोनों मेरा गैसियस फ्यूल है। और लिक्विड में बात करेंगे तो पेट्रोल और डीजल होता है, ये दोनों का तो मेरा लिक्विड फ्यूल होता है। फिर हम लोग आगे डिस्कस किए थे दैट जो मेरा लिक्विड और पेट्रोल होता है ये मेरा केमिकल फ्यूल होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल होता है। इसको फिर हम लोग यानी कि हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल को फिर हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए थे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट कौन था? पैराफिन्स था और एरोमेटिक्स था। क्यों? क्योंकि पैराफिन जो है वो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जिसके वजह से उसको यूज करते हैं हम लोग सीआई इंजन में। बिकॉज अगर मैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो यानी वो जल्दी जल जाता है, तो अगर पेट्रोल जल्दी जल जाएगा तो आपको पता है कंप्रेशन रेशियो हम लोग को लो लेके चले थे उसमें, क्योंकि अगर कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जल्दी जल जाएगा, जिसके वजह से नोकिंग और आपका इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नॉकिंग और आपका जो डिटोनेशन होता है ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लगता है। वहीं अगर बात करें एरोमेटिक्स में तो इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में जाके ये मेरा जलता है, जो कि बहुत अच्छी बात होता है मेरा किसके लिए? ये मेरा अच्छी बात है सीआई इंजन के लिए, ताकि वो देर जले, राइट। तो ये हम लोग यूज करते हैं आपके एसआई इंजन में, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एरोमेटिक्स को यूज़ करते हैं एसआई इंजन में, और पैराफिन्स को यूज़ करते हैं सीआई
इंजन है, और दोनों का दोनों मेरा कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल होता है, जिसमें आपका ओलिफिन्स भी होता है और नेफ्थलिन्स भी आता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर वो डिस्कस किए थे प्रेजेंटली हम लोग फ्यूल जो यूज करते हैं कौन कौन सा, गैसोलीन, पेट्रोल, एलपीजी, इसके अलावा बात करेंगे अल्टरनेटिव फ्यूल जिसको यूज किया जा सकता है हमें, अल्कोहल आ जाएगा, सीएनजी आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, जिसमें मैक्सिमम जो हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं किसका किसका यूज करते हैं, या तो पेट्रोल का, एलपीजी का या सीएनजी का यूज करते हैं, एक अल्टरनेटिव फ्यूल का यूज करते हैं और दो हम लोग प्रेजेंट फ्यूल का यूज करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो वो मेरा यूज होता है किसका, पेट्रोल का होता है। तो अगर पेट्रोल का क्या खासियत है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हम लोग मैंने बताया था बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे आपका वोलेटिलिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया और गम कंटेंट हो गया। तो ये सब मैंने बताया था, जिसमें कोई चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, कोई चीज़ कम ही होना चाहिए, जिसकी वजह से डैमेज भी करता है, मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए, ये सब के बारे में मैंने आप लोग को समझाया था। फिर यहीं पे आ गया मेरा ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आपके एसआई इंजन में, ठीक है, सीआई इंजन ही बोलेंगे, ठीक है, समझ आए मेरी बात की नहीं, कि आईसी इंजन ही बोलेंगे, लेकिन आईसी में क्या, एसआई में, जिसमें हम लोग बात किए थे कि ये क्या होता है, ऑक्टेन नंबर बेसिकली मेरा आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन यानी नॉर्मल हेप्टेन का मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर में जितना ज़्यादा मेरा आइसो ऑक्टेन होगा उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा और उसको अच्छा उतना ही पेट्रोल कहा जाएगा, उसको और अच्छा पेट्रोल कहा जाएगा। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मान लो आइसो ऑक्टेन 100% है तो मतलब बहुत अच्छा पेट्रोल है, तो इसमें एंटी नॉकिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा, एंटी नॉकिंग मतलब नॉकिंग जीरो होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये मिनिमम होता, कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा था। और एन हेप्टेन नॉर्मल हेप्टेन अगर जीरो हो गया, ठीक है, नॉर्मल हेप्टेन अगर मैक्स 100% है, इसका मतलब ऑक्टेन नंबर जीरो है, इस मतलब हाई आपका नॉकिंग देखने को मिला था। इसमें लोग बात करते हैं इंडिया में नॉर्मली 70 से लेकर 80 आपका देखने को मिलता है ऑक्टेन नंबर, और क्वालिटी फ्यूल में आपको 90 से लेकर 94 तक ऑक्टेन नंबर देखने को मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल में आपको देखने को मिलता है। फिर हम लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप देखो, मैंने कहा था कि हम लोग जो स्टडी करते हैं ऑक्टेन नंबर को, वो ऑक्टेन नंबर को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कि जैसे माइल्ड कंडीशन हो गया और आपका एक हो गया एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे ऑक्टेन नंबर है तो ऑक्टेन नंबर को दो तरह से हम लोग उसको स्टडी करते हैं, किसका ऑक्टेन नंबर कितना ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि नॉर्मल पेट्रोल अगर डाला जाए तो उसका ऑक्टेन नंबर कितना 70 से 80 है, और अगर क्वालिटी पेट्रोल डाला जाए तो क्वालिटी पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर कितना 90 से लेकर 94 तक है, यानी कि इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है। तो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा मतलब आइसो ऑक्टेन ज़्यादा है, अगर आइसो ऑक्टेन ज़्यादा है तो उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, यानी कि उसमें कम से कम नॉकिंग होगा, कम से कम नॉकिंग होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, यह आर्बिट्री क्वांटिटी होता है ऑक्टेन नंबर। इसका मतलब आर्बिट्री मतलब डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे अगर आप ऑक्टेन नंबर ज़्यादा अच्छा वाला पेट्रोल डाले हो, उसके बावजूद भी आप उसको रफ चला रहे हो, एक्सट्रीम कंडीशन में चला रहे हो, फिर भी उसका एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसको दो कहा जाता है, क्या एक का कहा जाता है आपका RON यानी कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर, एक कहा जाता है MON यानी कि मोटर ऑक्टेन नंबर। रिसर्च ऑक्टेन नंबर को कहां से कैलकुलेट किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ, जो मेजर किया गया है ड्यूरिंग द माइल्ड कंडीशन, मतलब जो इकोनॉमी आप देखते हो, जो चलाते हो ना आप, जो ओडोमीटर रहता है उसमें स्पीड रहता है, एक आपका इकोनॉमी स्पीड रहता है, इकोनॉमी 40 से 50 या 30 से 40 के बीच में रहता है, ठीक है, बाइक वगैरह में। तो वो नॉर्मल स्पीड है और नॉर्मल लोड है, यानी कि लो लोड है और आपका लो स्पीड है। इस कंडीशन में अगर आप चलाते हो और आप ऑक्टेन नंबर को हाई लेके चले हो तो आपको एफिशिएंसी भी अच्छा मिलता है। लेकिन आप ऑक्टेन नंबर अच्छा भी लिए हो, अच्छा ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल भी डाले हो, उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपके इंजन में डिटोनेशन और नॉकिंग जैसा प्रॉब्लम हो, यानी कि आवाज वगैरह आए और परफॉर्मेंस भी डाउन हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऑक्टेन नंबर अच्छा के बावजूद भी अगर आप चला रहे हो एक्सट्रीम कंडीशन पे, लाइक हाई लोड लेके जा रहे हो, जितना कैपेसिटी नहीं उससे ज्यादा लोड लेके जा रहे हो, और ज्यादा स्पीड में अगर आप खींच रहे हो, 80-90 की स्पीड में चला रहे हो, तो फिर भी आप कितना अच्छा पेट्रोल डाल लो, कितना ऑक्टेन नंबर का, फिर भी उसमें इंजन में आवाज आएगा और परफॉर्मेंस भी घटेगा। तो क्या समझ आया कि ऑक्टेन नंबर जो है एक आर्बिट्री क्वांटिटी होता है। अब बारी आता है कि कितना मेरा सेंसिटिव होता है। अब इसी को कहा जाता है फ्यूल सेंसिटिविटी, मतलब कि आपका जो फ्यूल है, पेट्रोल है, वो कितना चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस कितना चेंज हो रहा है। कब? जब आप कंडीशन को चेंज कर रहे हो, माइल्ड से जब स्ट्रीम की ओर जा रहे हो तो कितना चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को निकालते हैं
विद द हेल्प ऑफ फ्यूल सेंसिटिविटी। मतलब चेंज कितना हुआ भाई, ये परफॉर्मेंस ज्यादा देगा RON, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, क्योंकि माइल्ड कंडीशन पे। इसी सेम अगर वही पेट्रोल डालोगे और आप हाई एक्सट्रीम कंडीशन में चलाओगे तो परफॉर्मेंस घट जाएगा। तो कितना वो सेंसिटिव है, कितना वो प्रभावित हुआ, उस प्रभाव को, उस अंतर को अगर आप पता करना चाहते हो तो सिंपल क्या करोगे, RON माइनस कर दोगे MON। तो RON माइनस MON कर दोगे तो यहां से निकल जाएगा मेरा फ्यूल सेंसिटिविटी, मतलब उन दोनों के बीच में कितना अंतर है उसके बारे में आपको यहां पे पता चल जाएगा। चलिए यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, पेट्रोल की प्रॉपर्टी में सल्फर कंटेंट कितना होना चाहिए एंड सल्फर का यूज, एंड दूसरा गम कंटेंट को कंट्रोल कैसे करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को रोकने के लिए क्या एडिटिव डालते हैं। ओके ओके, समझ गए समझ गए, ठीक है। तो आप ना पीछे जा रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है। देखिए देखो यहाँ पे देखो 6 नंबर आप बोल रहे थे सबसे पहले पेट्रोल में आप सल्फर का बात किए, ठीक है। देखो अगर बात करें 6 नंबर में, यहाँ पे बेसिकली कौन सा टॉपिक में आ जा रहे हो कि पेट्रोल और गैसोलीन में क्या क्या खास प्रॉपर्टी होता है, और कुछ को हम लोग बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में डालते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि सल्फर सल्फर को कंटेन लीड्स, अगर सल्फर कंटेंट डाला जाता है, ठीक है, तो लीड्स टू कोरोजन, ये मेरा कोरोजन होने लगता है। और कहाँ कहाँ पे, सिलेंडर बोर पे कर देगा, बियरिंग में कर देगा, एग्जॉस्ट सिस्टम जहाँ से आपका गैस जो हॉट गैस होता है आफ्टर कंबसन के बाद बाहर निकलता है, उन सबको ये क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो सर कितना डालेंगे क्वांटिटी, ये देखो डियर स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि आप फ्यूल कितना आपका कितना प्योर है, यानी कितना ऑक्टेन नंबर का ये फ्यूल है, कितना नंबर ऑक्टेन नंबर का है, उस पर डिपेंड ये करता है। हम लोग सल्फर डालते हैं लेकिन बहुत ही कम डालते हैं, और ये फिर से क्वांटिटी बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप फ्यूल कितना ऑक्टेन नंबर का ले लो, दूसरा चीज़ अगर आप बात करेंगे कि आप किस कंडीशन पे चला रहे हो, ठीक है, ये कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, फ्यूल पे भी डिपेंड करेगा, फ्यूल के ऑक्टेन नंबर पे भी डिपेंड करेगा, और जो एयर फ्यूल रेशियो आप ले रहे हो, ठीक है, एयर एंड फ्यूल का रेशियो ले रहे हो, इन सब में डिपेंड करेगा। कहीं पे अगर जो एवरेज वैल्यू दिया रहेगा वो जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप कितना लेके जा रहे हो, किस किस कंडीशन पे। तो मैंने कहा ना, ये आर्बिट्री क्वांटिटी होता है, तो ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इतना ही सल्फर क्वांटिटी लेके चलोगे, हो सकता है उस कंडीशन में, आप कंडीशन आपका अलग है, माइल्ड कंडीशन है तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि स्पीड कम चलेगा, कंबसन कम होगा, समझ आया, प्रेशर वगैरह कम राइज करेगा। एयर फ्यूल मिक्सचर कितना ले रहे हो, क्योंकि जितना फ्यूल आएगा उसके साथ सल्फर उतना आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप फ्यूल में जो है ऑक्टेन नंबर कितना ले रहे हो, उससे पता चलता कि प्यूरिफाई कितना आपका पेट्रोल है, तो उसमें कम से कम सल्फर आएगा। तो आप पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि इतना ही लेके चलोगे, डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे। समझे मेरी बात की नहीं? चलिए ये चीज क्लियर हुआ ना डियर, बताइए मुझे, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? बताइए मुझे, क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब आप देखो स्टैंडर्ड कोई चीज लेके चलोगे ना, तो BIS अगर 6 बात करेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग ना स्पेसिफिक जो होता है वो आपका 10 ppm जो है वो सल्फर लेके चला जाता है गैसोलीन के लिए एज वेल एज डीजल के लिए। याद रखना ये सल्फर जो होता है ना दोनों के लिए हार्मफुल होता है, चाहे ऐसा इंजन रहे या फिर सी इंजन रहे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर नहीं है कि यही आपका फिक्स रहता है, ये जो है वो आपका वेरी कर सकता है। अगर परसेंटेज में बात करोगे तो 1 से लेकर 5%, 1 to 5%, ठीक है। हाँ करता है, बिल्कुल। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए तो रखा जाता है ना। सल्फर को ऐड क्यों कर रहे हैं, जब पता है कि सल्फर डालने के साथ, सल्फर डालने से मेरा कोरोजन हो रहा है, ठीक है, सिलेंडर बोर को, बियरिंग को, एग्जॉस्ट सिस्टम को, तो फिर डाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं इसका कोई खासियत भी होता है, ठीक है, खासियत भी होता है, दैट्स वाई इसको डाला जाता है, ठीक है। चलिए बताइए। ओके ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग।
बस उसको एक ही रीजन के चलते थोड़ा बहुत यूज़ करा जाता है, यह खाली ध्यान रखना कि लुब्रिकेशन में हेल्प ये कराता है, तो जिस वजह से सल्फर को यहाँ पे डाला जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग गम कंटेंट की ओर। मैंने क्या कहा था कि पॉलीमराइजेशन हो जाता है, पॉलीमराइजेशन रबड़ का आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि जितने भी आपका लिक्विड फ्यूल है, मैं आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल जो होता है, ठीक है, ये जितने के जितने, चाहे मैं पैराफिन्स का बात करूं, ओलिफिन्स का बात करूं, नेफ्थलीन्स का बात करूं, एरोमेटिक्स का बात करूं, सबका सब मेरा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल होता है। तो हाइड्रोकार्बन तो है ही, तो हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पे इसका पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। तो पॉलीमराइजेशन जब होता है ना, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि ये मेरा पॉलीमराइजेशन की वजह से आपस में जुड़ जाता है, और वो क्या करता है, कहीं कहीं जाके फंस जाता है, जिसके वजह से वो जम सकता है कहीं कहीं पे, यानी कि किसी को ब्लॉक कर सकता है, चोक कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये जाके आपके कार्बोरेटर को चेक कर देगा, ठीक है, उसको स्टक कर देगा, रोक देता है, जिसके वजह से फ्यूल जो आ रहा है वो थोड़ा बहुत जितना फ्यूल है वो कम हो सकता है, कम ही आ सकता है, और ये खराब कर सकता है। तो ये भी हम लोग, ये भी क्या करता है, इसको भी हम लोग ध्यान में रख के करना पड़ता है कि मेरा जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका पॉलीमराइजेशन ना हो, पॉलीमराइजेशन ना हो, समझ आया। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना। बताइए इससे क्या रिलेटेड आपको दिक्कत था, ठीक है। गम कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए जितना ज्यादा आपका जो हाइड्रोकार्बन रहेगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्यूल रहेगा, ये जितना ज्यादा प्यूरिफाई रहेगा, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर इसका अच्छा रहेगा, उससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। समझ है मेरी बात कि नहीं, ठीक है, समझ है। बताइए, पहले एक बार बताइए कि सारी चीज जो है क्लियर हो रहा कि नहीं, देन मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप गैसोलीन क्वालिटी, गैसोलीन मतलब पेट्रोल की क्वालिटी को जितना ज्यादा बढ़ाओगे, वो फॉर्मेशन उतना ही कम करेगा आपके गन कंटेंट को, ठीक है। और उसके लिए बाकी सभी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो फ्यूल है उसको क्लीन करो, फिल्टर वगैरह यूज करो, ऑक्टेन नंबर को अच्छा आप लेके चलो, ये सब चीज को ध्यान रखना। चलिए यहां से आप समझ गए। और क्या बोले थे, एंटी नॉकिंग इंडेक्स के बारे में। देखो होता क्या ना, आपको तो पता चल गया कि ऑक्टेन नंबर मेरा कितना अच्छा रहे, जरूरी नहीं है कि वो मेरा जो है वो ज़्यादा अच्छा मेरा माइलेज देगा, ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी मेरा देगा, ठीक है, और नॉकिंग वगैरह नहीं होगा। हो सकता है अगर आप उसको रफ चला रहे हो, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में चला रहे हो, इट मीन्स आपका जो ऑक्टेन नंबर है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो कि सर जी मैंने अच्छा तेल डाल दिया है, अब तो मैं कितनों ही चलाऊं मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरा एवरेज तो ज़्यादा ही देगा। यानी कि ये डिपेंड करता है आपके RON पे और MON पे, और इन दोनों में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें। तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज ले लेता हूं तो एवरेज से पता चल जाता कि कितना मेरा एंटी नॉकिंग इंडेक्स है। तो आप समझो बेसिकली क्या होता है, RON और MON इन दोनों को एवरेज लेना को ही हम लोग एंटी नॉकिंग इंडेक्स कहते हैं। इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू मतलब दोनों का एवरेज, क्योंकि समझ लो इन दोनों पे डिपेंड करता है। ऑक्टेन नंबर किस पे डिपेंड करता है, ऑक्टेन नंबर मेरा डिपेंड करेगा माइल्ड कंडीशन में भी, और ऑक्टेन नंबर में डिपेंड करेगा एक्सट्रीम कंडीशन में भी। तो मैं दोनों को अगर लेके एवरेज निकालूं तो मैं बोल सकता हूं कि इतना तो जरूर देगा मेरा पास। आप बोलेंगे सर जी हो सकता है कि मैं पूरा का पूरा सिर्फ माइल्ड कंडीशन में ही चलाऊं, तो आपको ज्यादा देगा। जो भी एवरेज इंडेक्स नंबर है, एंटी नॉकिंग मतलब क्या हो गया, एंटी नॉकिंग मतलब कम से कम आपका नॉकिंग वगैरह होगा, कम से कम आपका इंजन आवाज करेगा, मतलब वो ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। तो ये जो एंटी नॉकिंग इंडेक्स है ये कम से कम वैल्यू है कि इतना तो देगा ही। अगर आप पूरी तरह से माइल्ड में चला रहे हो तो आप समझ जाओ कि हाँ भाई इससे और ज्यादा हो सकता है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। तो ये बेसिकली दोनों का एवरेज हम लोग लेके चलते हैं, इसलिए देखो RON प्लस MON डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। बताइए ये भी चीज क्लियर हो गया ना डियर, यहां से भी डाउट था, ये बस दोनों का एवरेज लेके चला जाता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है इससे ज्यादा और इससे कम भी हो सकता है। जैसे कोई माइल्ड कंडीशन में चलाए तो क्या हो जाएगा, इस जो भी एंटी नॉकिंग इंडेक्स है वो आपका ज्यादा, आपको और ज्यादा मिलेगा। एंटी नॉकिंग ज्यादा मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस, एंटी नॉकिंग ज्यादा मतलब नॉकिंग कम हो रहा है आपके में, एंटी नॉकिंग ज्यादा है ना, नॉकिंग कम हो रहा है। और अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन में चला रहा है तो हो सकता है कि एंटी नॉकिंग जितना इंडेक्स बोला उससे कम और मिलेगा, मतलब और ज्यादा नॉकिंग होगा और डिटोनेशन होगा। समझे मेरी बात की नहीं, और परफॉर्मेंस घटेगा। तो वही बात समझ लो कि जैसे मैं हमेशा नहीं बोलता हूं कि कोई क्रिकेटर है, लेट सपोज विराट कोहली, विराट कोहली एक मैच में बना रहा है 80 रन,
ठीक है। दूसरा मैच में बना रहा है 120 रन, तीसरा मैच में बना रहा है वो 60 रन, ठीक है। और चौथा मैच में अगर मैं बात करता हूं कितना रन बना रहा है 140 रन। अगर आप सबको जोड़ते हो तो जोड़ के कितना हो जाएगा आपका, देखोगे तो यहां पे जोड़ के हो जाएगा 400, तो 400 हो जाएगा। और कितना मैच में प्ले किया, 1 2 3 4 मैच में 4, तो एक्चुअल में डिवाइड क्या निकला, एवरेज निकला 100, लेकिन एक्चुअल में 100 होगा नहीं, एक में किसी में 80 मांग रहा है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 80 के आसपास वो हर मैच में मरा, अगर सबको समेशन कर लिए तो वही एवरेज यहाँ पे लिखा दिया। लेकिन इससे भी कम और ज्यादा हो सकता है, जिससे देखो 80 से भी कम है, 80 है, 100 से कम भी है और 100 से ज्यादा भी है, 100 आपका 40 है, 120 है, ज्यादा भी और कम भी है। समझ आए मेरी बात की नहीं? क्या बोल रहे हैं सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक ही, क्या बोले समझ नहीं आया डियर। अच्छा, क्या बोल रहे कि इंजन जो है वो क्या स्पेसिफिक रहता है, पब्लिश करता है बाय मैन्युफैक्चरर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सब हाँ गवर्नमेंट जरूर लगाती है, जैसे सल्फर कंटेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ही करी थी कि सल्फर कंटेंट जितना कम होगा उतना मेरे लिए बेटर है। गम कंटेंट के लिए भी वो जो सख्त कानून बनाई है कि आप वैसे फ्यूल को यूज नहीं कर सकते हो जो मेरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा पॉलीमराइजेशन बनता है, जिसमें ज़्यादा सल्फर कंटेंट है। तो आप जितना प्योर बनाओगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो क्योंकि वो फ्यूल का बात करा गया ना, तो फ्यूल है, बाइक वगैरह बनाया जा रहा है वो उस बेसिक मॉडल पे बनता है इंजन, लेकिन ये चीज़ भी है कि ये जो मैन्युफैक्चरर नहीं करता है, ठीक है, ये फ्यूल पे डिपेंड आपका करता है। अब फ्यूल जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है उस पर अलग बात है, उस पर डिपेंड मेरा कर रहा है। जैसे आपका ONGC हो गया, या फिर आप ले लो और जो जितने भी आपका कंपनीज है आज के टाइम पे इंडिया में, ठीक है, जो ऑयल का मैन्युफैक्चर करती है, आई मीन मैन्युफैक्चर नहीं, प्योरिफिकेशन करती है, ठीक है, उन सब का यहाँ पे डिस्कस करा गया। चलिए, होप सो कि यहाँ से सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। नाउ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड देखेंगे कि CI इंजन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वही जैसे सल्फर कंटेंट 10 ppm अलाउड है इन BS6 फ्यूल, तो अभी के फ्यूल का देखो, मैंने कहा ना ये डिपेंड करता है। देखो जैसे जैसे सब में बैन क्यों लगा गया, जब धीरे धीरे ना इमिशन ज़्यादा हो रहा, कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा, कार्बन इमिशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि भाई आपका इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। सिमिलरली देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो आपका, देखो अगर आप सही तरह का फ्यूल अगर नहीं यूज करोगे ना बाइक में, तो एक तो चीज़ क्या होता है कि इंजन खराब हो रहा है ना, आपका परफॉर्मेंस घटता है। उसके साथ साथ अगर बात ये नहीं होता, बात सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि बैन लगाती है गवर्नमेंट या फिर ये सभी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। दिक्कत ये होता है कि अगर आप सही फ्यूल को यूज नहीं करते हो ना, तो उस फ्यूल जब अनबर्न फ्यूल होता है ना, जब फ्यूल अच्छी तरह से जलता नहीं है, अच्छी तरह से बर्न नहीं करता है, तो वो इमिशन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारा ऐसा सल्फर लेड कंटेंट, जो क्या होता है क्योंकि रिएक्शन के बाद और कंपोनेंट कुछ मिल जाता है, कोई ऐसा कंपोनेंट मिल जाता है, कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाता है जो गैस के फॉर्म में बाहर आता है, जो एयर में फैल के वो खतरनाक बना देता है, और जिसको आप इनहेल करते हो, और इनहेल की वजह से आपका शरीर भी डैमेज होता है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचाता है, पेड़ पौधे को भी, और सारे भी लिविंग बींग्स है सबके लिए हानिकारक है। तो इन सबको ध्यान में रख के जो है वो गवर्नमेंट ही पॉलिसी बनाती है, एज वेल एज जो है मैन्युफैक्चरर, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरर है या फिर वो कार और बाइक जिससे चल रहा है, यानी फ्यूल मैन्युफैक्चरर, दोनों को ध्यान ये रखना चाहिए। चलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं क्या, फ्यूल ऑफ CI इंजन, मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो देखते हैं इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डीजल फ्यूल, तो सबसे पहले तो आ जाता है मेरा क्या, इग्निशन क्वालिटी, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या मेरा, इग्निशन क्वालिटी। भाई इग्निशन क्वालिटी क्या हो जाता है, इग्निशन क्वालिटी समझना, फ्यूल जो होता है, मान लो ये मेरा सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, ये मेरा इनलेट वाल्व वगैरह है जिससे मेरा एयर आ चुका है, क्या चुका है, एयर आ चुका है, ठीक है। ये मान लो क्या, मेरा याद रखना ये डीजल इंजन है, तो डीजल में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, मेरा एयर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा रहेगा मेरा, यहाँ रहेगा आपका फ्यूल इंजेक्टर, जिसका काम क्या था, फ्यूल को इंजेक्ट कराना ऑटोमाइज में, यानी डीजल को इंजेक्ट कराना। तो डीजल को इंजेक्ट कराना और करना और उसके बाद वो जलना, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको कहा जाता है इग्निशन लेग। उसको क्या कहा जाता है, इग्निशन लेग। तो ये इग्निशन लेग शुड बी मिनिमम। क्यों मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको दो चीजों के बारे में डिस्कस करा था, अगर आपको याद है तो। क्या मैंने बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, मैं बात करता हूं SI इंजन के बारे में। SI इंजन मतलब पेट्रोल इंजन।
तो अगर मैं बात करता हूँ पेट्रोल इंजन, मैंने क्या कहा था, पेट्रोल इंजन जितना लेट जलेगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जल्दी अगर जल जाएगा तो प्री इग्नाइट कर जाता पेट्रोल, वो जल्दी, क्योंकि अंदर में ही पेट्रोल रहता, तो ज्यादा चाह के भी हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए कंप्रेशन रेशियो कम लेके चलते थे। इसलिए आप देखे थे कि उसके हम लोग कौन सा फ्यूल यूज करते थे, उसमें हम लोग फ्यूल यूज करते थे आपका पैराफिन, आपका एरोमेटिक्स यूज किया जाता, क्योंकि इसका एंटी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होता था, लेट जलता था, जब हाई टेम्परेचर जाएगा तब जाकर जलेगा, वही चाहते हैं, मतलब वो लेट जले। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा इंजन थोड़ा सा लेट जले, देर से जले, देरी से जले। लेकिन सीआई इंजन के केस में आप क्या चाहते हो, इसमें आपका डीजल है, तो डीजल में क्या होता है कि डीजल इंजन में आप सिर्फ एयर को डालते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें एयर अंदर में जाता है, और इसमें आपका पेट्रोल और एयर दोनों जाता है। तो एयर है तो एयर को आप कितना गर्म करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये डीजल जब अंदर चल जाता है तो आप चाहते हो कि ये जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर करेंगे ना उतना मेरे लिए बेटर है, यानी कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जितना लो रहेगा, ठीक है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जितना लो रहेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। और ये जितना जल्दी जले, ये जितना मेरा जल्दी जले ना उतना आपके लिए अच्छा है। इसको आप चाहते हो जल्दी जलाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना जल्दी जलेगा एयर आपका गर्म हो जाएगा, वैसे ऑटोमाइज फॉर्म में डीजल आएगा और वो जल के पूरा का पूरा बना लेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इग्निशन लैग, इग्निशन लैग मतलब जो अंतर, मतलब जो गैप आ रहा ना, टाइम का गैप आ रहा किसके किसके बीच में, ये आपका पेट्रोल डीजल, डीजल छिड़का गया, मतलब वो आपके फ्यूल इंजेक्टर से डीजल निकला, ठीक है। एक सेकंड मैं इस तरह कर देता हूं कि फ्यूल इंजेक्टर से ये मेरा डीजल निकला, और निकलने के बाद अंदर में सिलेंडर के अंदर यहां पे आग लगा, ठीक है, एयर बिना ब्लास्ट हुआ और वहां से पावर स्ट्रोक आपको मिला। तो उसके बीच में कितना अंतर हुआ, कितना गैप हुआ, कुछ सेकंड का ही होता है। वो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है, वो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। इसलिए कहा गया इग्निशन जो होता है लेग वो शुड बी मिनिमम, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। जैसे याद करो, अगर मैं बात करता हूं यही सेम चीज ऐसा इंजन में, तो ऐसा इंजन में हम लोग क्या बात किए थे, मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा इंजन में हम लोग बात किए थे कि, एक सेकंड कहां गया भाई, यहां पे देख लेना कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मेरा लो होना चाहिए, वही बात करा गया है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जितना लो होगा उसके लिए अच्छा है, यानी कि जितना जल्दी मेरा इग्नाइट मेरा कर जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपका इसके लिए था, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो लो होगा किसके लिए होगा, सीआई के लिए होगा ना। एसआई की अगर बात करेंगे तो एसआई में जितना आपका हाई होगा जितना लेट जलेगा, लेट जलेगा, ठीक है। तो यानी कि सेल्फ इग्निशन लैग जो है इसमें कम होना चाहिए, और अगर बात करेंगे एसआई में तो ज़्यादा चलेगा, वो लेट होगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए, बेसिकली कंप्रेशन का बात करा गया है, लेकिन यहाँ ध्यान देना ये चीज़ को, तो इग्निशन लैग जो होता है शुड भी मिनिमम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो अच्छा इसको इसको डिफाइन थोड़ा मैं कर दिया हूँ, यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिख दिया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इग्निशन लैग को कैसे डिफाइन आप करोगे। इट इज अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम टेकन बाय फ्यूल टू इग्नाइट आफ्टर इंजेक्शन, मतलब कि टाइम कितना ले रहा है, फ्यूल के द्वारा कितना टाइम ले रहा है इंजेक्शन करने में और फ्यूल को इग्नाइट करने में। टाइम टेकन बाय द फ्यूल टू इग्नाइट आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन हुआ डीजल का और कितना जल्दी वो जला, इग्नाइट हुआ। इग्नाइट मतलब हो गया जलना, ठीक है, जलना, और इंजेक्शन मतलब कि डीजल को डालना, ठीक है। तो डालना और जलने के बीच में कितना अंतर है, टाइम गैप है, इंटरवल है, उसी को कहा जाता है इग्निशन लेग। और ये कितना क्या चाहते हैं हम, कम से कम चाहते हैं, मतलब ये कम से कम कब होगा, जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी वो जल्दी जलेगा। अगर जल्दी जलेगा तो क्या हो जाएगा आपका सेल्फ इग्निशन, सेल्फ जो आपका इग्निशन होगा वो लो होगा। और याद करो सीआई इंजन में हम लोग क्या लेके चले थे, सीआई इंजन में सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हम लोग लो लेके चले थे, सीआई इंजन में सेल्फ इग्निशन लो लेके चले थे। देखो इसीलिए कहा था ना, आपका जो पैराफिन होता है वो सीआई इंजन के लिए ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसका जो होता है लो आपका हो जाता सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। समझ आए, चलिए यहां से क्लियर हो गया। चलिए तो ये चीज आपका देखा जाता है पहली बात। अच्छा अगर सर ऐसा नहीं होगा, तो अगर मैं मान लेता हूं कि इग्निशन लेग जो है वो मिनिमम नहीं है, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो लो है और देर में जला, तो दिक्कत क्या होता है, ठीक है। दिक्कत ये होता है कि इफ इग्निशन लेग इज मोर देन नॉकिंग विल इंक्रीज, क्योंकि अनबर्न पार्टिकल रह जाता है। फिर वही बात आ जाता है, अनबर्न पार्टिकल पूरी तरह से आपका क्योंकि उसमें एयर है, पेट्रोल है नहीं। देखो इसके अंदर अगर पेट्रोल आता तो आग जला तो कहीं ना कहीं पेट्रोल तो पहुंच ही जाएगा। जो आपका ब्लास्ट हुआ है, जो आपका स्पार्क लगा है जैसे ऐसा इंजन में होता है, वो जल ही जाएगा। लेकिन इसमें एयर होता है तो अनबर्न पार्टिकल आ जाता है। और अनबर्न पार्टिकल क्या होता है,
रह जाता है। इसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे आपका डीजल छिड़का गया तो यहाँ पे आग लगा, कुछ देर बाद यहाँ पहुंचा, कुछ देर बाद यहाँ पहुंचा, तो जितना बार आग लगता है उतना बार ब्लास्ट होता, समझ लो एक पावरफुल फोर्स जो होता है वो जगह सिलेंडर जाके पड़ता, सिलेंडर फोर्स पड़ता है, चारों तरफ धक्का लगता है, समझ लो हाईली प्रेशर आपका होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिलेंडर पिस्टन बार बार हिलेगा, तो वही नॉकिंग और आपका नॉकिंग हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉकिंग और डिटोनेशन ये दोनों दिक्कत आपको देखने को मिलता है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है लेकिन साउंड से रिलेटेड है, तो ये चीज देखने को मिलेगा। वही चीज लिख दिया गया कि इफ इग्निशन लेग इज मोर नॉकिंग विल बी इंक्रीज, नॉकिंग ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे डिले जलेगा, जितना बार जलेगा उतना पावर मिलेगा, वहां पे आग जलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हाई कंप्रेशन वहां पे जनरेट होगा और वो धक्का लगाएगा तो इधर उधर आपका क्या होगा, जैसे तैसे, क्योंकि यूनिफॉर्म वे में फोर्स जो होगा नहीं आएगा, अगर यूनिफॉर्म वे में होगा तो पिस्टन को धक्का लगाएगा और वो नीचे आएगा, लेकिन जैसे तैसे होगा तो एक तरफ इधर गया, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, क्योंकि मतलब यूनिफॉर्मली वो जल नहीं रहा है, तो जिसके वजह से आपको नॉकिंग देखने को मिलता है। ये चीज हो गया, मींस क्या समझे कि जितना ज्यादा मेरा लेस इग्निशन लेग होगा, ठीक है, बाय द फ्यूल हायर विल बी द इग्निशन क्वालिटी। मतलब किसी का भी इग्निशन क्वालिटी अच्छा कब होगा, इग्निशन क्वालिटी अच्छा किसको बोलेंगे, जो जल्दी मेरा जल जा रहा है, जिसका इग्निशन लेग जितना कम है, लेस इग्निशन लेग है, ठीक है, लेस इग्निशन लेस है, ठीक है, इग्निशन जो हो रहा है जल्दी जिसका होगा उतना अच्छा है। तो आप समझ जाओ, अगर कल चलकर आपको कोई बोले कि डीजल फ्यूल जो होता है, डीजल जो होता है वो मेरा किसको अच्छा बोलेंगे, किसको अच्छा क्वालिटी वाला डीजल बोलेंगे, तो आप बोल सकते हो सिंपल कि भाई साहब वो जो है ना वो जल्दी जल जाना चाहिए, यानी इग्निशन लेग कम होना चाहिए। इग्निशन लेग मतलब डीजल जाले और जलने के बीच का अंतर, ठीक है, यानी कि, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इस क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीटेन नंबर। जैसे हम लोग पेट्रोल में क्या देखे थे, पेट्रोल में देखे थे हम लोग ऑक्टेन नंबर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डीजल में बात करेंगे सीनेट नंबर, डीजल में क्या बात करेंगे, सीनेट नंबर। तो सीनेट नंबर कौन सीनेट नंबर है, जिसका वैल्यू हाई रहेगा, तो सीनेट नंबर जिसका हाई होगा उसका मेरा इग्निशन लेग कम होगा। जितना ज्यादा सीनेट नंबर अच्छा है उससे पता चलता है कि उसका इग्निशन लेग कम है, यानी कि वो मेरा अच्छा डीजल है, वो जल्दी जल रहा है, उससे सारी चीजें सही हो रहा है, प्रॉब्लम मेरा इंजन में कम हो रहा है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सीनेट नंबर के बारे में कि आखिर ये सीनेट नंबर मेरा क्या हो जाता है। चलिए देख लो सीनेट नंबर, ये रहा मेरा सीनेट नंबर। अब जैसे याद होगा आप लोग को, मैंने कहा था पेट्रोल इंजन में जो मेरा ऑक्टेन नंबर था वो क्या क्या था, एक मेरा था नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है, एन हेप्टेन जिसको कहते थे, प्लस मेरा था आइसो ऑक्टेन। आप लोग को अगर नहीं याद है तो मैं आपको दिखा देता हूं, आइसो ऑक्टेन था, देखो यहाँ पे आइसो ऑक्टेन है ना, एंड एन हेप्टेन, यानी नॉर्मल हेप्टेन में आइसो ऑक्टेन कितना ज्यादा था इसका बताता था। इन दोनों के मिक्सचर में मेरा आइसो ऑक्टेन कितना है वो बताता है कि मेरा कितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा है या कम है, राइट। सेम चीज अगर मैं बात करूं सीनेट नंबर में, इसमें मेरा सीनेट को ही चेक किया जाता है, किसमें सीनेट और आपके एन, बेसिकली इसको आ जाता है नेप्थलीन, ठीक है, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। तो अल्फा मिथाइल नेप्थलीन और सीनेट के मिक्सचर में सीनेट का परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कितना ज्यादा है वो बताता है कि सीनेट नंबर मेरा कितना ज्यादा होगा। यानी कि इन दोनों के मिक्सचर में सीनेट एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन के मिक्सचर में सीनेट जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका सीनेट नंबर ज्यादा होगा, सीनेट नंबर ज्यादा होगा। और सीनेट नंबर अगर ज्यादा होगा तो एंटी नॉकिंग जो रहेगा वो मेरा कम से कम होगा, एंटी नॉकिंग कम से कम होगा, और उसका यानी वो होगा तो उससे क्या समझेंगे, और एक चीज कि इग्निशन लेग भी उसका कम है, यानी कि वो जल्दी जल रहा है, तो ये सभी चीजें हो जाता है ना। जैसे उसमें हम लोग बात किए थे, सेम यहाँ बात करते हैं कि अगर मान लो किसी का सीनेट नंबर दिया गया 85, इसका मतलब आउट ऑफ 100 में सीनेट नंबर अगर 85 है तो इसका सीनेट अगर 85 है तो सीनेट नंबर भी 85 ही हो जाएगा। यानी कि जो रेस्ट बचा 15, वो 15 क्या है आपका, 15 आपका मिथाइल नेप्थलीन है, आपका अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है 15% जो रिसेंटली बचा हुआ है, और इसी के वजह से आपको थोड़ा वो जो है वो नॉकिंग देखने को मिलेगा। किसके वजह से, आपके अल्फा मिथाइल नेप्थलीन के वजह से ही आपको दिक्कत आएगा, इंजन में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट आएगा, जैसे नॉकिंग हो गया, डिटोनेशन हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस घटना हो गया, इफिशिएंसी का घटना हो गया। और सीनेट जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा मेरा माना जाएगा, ये गुड आपका फ्यूल माना जाएगा कि ये अच्छा क्वालिटी फ्यूल है। ये क्या क्वालिटी फ्यूल है, अगर और क्या समझे कि सीनेट नंबर ज्यादा हुआ यानी कि इससे मेरा इग्निशन लेग भी इसमें मेरा कम होगा, यानी ये जल्दी जलेगा, और जल्दी जलेगा तो कंबसन भी जल्दी होगा, अनबन पार्टिकल भी कम से कम बचेगा, पूरा का पूरा प्योर जल जाएगा, सारा का सारा फ्यूल जल जाएगा, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अब जैसे हम लोग फिर से वहां पे डिस्कस किए थे कि अगर ले सपोज कि एक तरफ मेरा क्या है, मिथाइल नेप्थलीन है, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, और दूसरा तरफ मेरा सीनेट है, तो सपोज करो कि मेरा सीनेट जो है ना वो 100% है, यानी कि यहाँ पे अल्फा मिथाइल क्या हो गया, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन जो है वो मेरा 0% है,
बिल्कुल नहीं है। यानी कि यहाँ पे एंटी नॉकिंग आपका 100% होगा, मैक्सिमम होगा, एंटी नॉकिंग मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, नॉकिंग होगा ही नहीं, नॉकिंग जीरो होगा, क्योंकि सीनेट नंबर 100% है। लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या कहा था, एक्चुअल में ये मिनिमम आप लोग लेके चलना, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपका नॉकिंग हो रहा ना, वो नॉकिंग मेरा जीरो हो गया, कुछ ना कुछ आवाज करता ही करता, रियल लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो आपको वहां पे कुछ ना कुछ अनबन पार्टिकल रह ही जाता है, और सीनेट नंबर कुछ ना कुछ वैल्यू कम मुझे देखने को मिलता ही मिलता है। इन केस ऑफ डीजल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डीजल फ्यूल का मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली पेट्रोल का भी बात किए थे। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि सीनेट नंबर है ही नहीं, मान लेते हैं कि सीनेट नंबर मेरा जीरो है, सीनेट नंबर जीरो है, तो अगर सीनेट मेरा जीरो हो गया तो क्या जाता है, मैक्सिमम पूरा का पूरा मान लेते हैं कि मेरा अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन ही 100%, और हम लोग अगर अल्फा मिथाइल 100% है तो सीनेट नंबर जीरो, यानी कि 100% नॉकिंग, मतलब खूब आवाज कर रहा है इंजन आपका, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, और परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है, इग्निशन लैग भी काफी हो रहा है। ऑब्वियसली बात है अगर सीनेट नंबर कम है, क्योंकि सीनेट नंबर ही मेरा इग्निशन क्वालिटी को बताता है, और इग्निशन क्वालिटी का मतलब क्या है कि लेस इग्निशन, तो अगर सीनेट नंबर कम तो इग्निशन क्वालिटी लो, और लो मतलब इग्निशन लैग काफी ज्यादा, मतलब बहुत डिले हो रहा है जलने में। और अगर डिले हो रहा तो क्या हो रहा है वहां पे, ऑब्वियसली बात है नॉकिंग हो रहा, नॉकिंग हो रहा, सही तरह से कंबसन नहीं हो रहा, अनबर्न पार्टिकल रह जा रहा, यानी वो आपका खराब आपका परफॉर्मेंस भी देगा, सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर, तो यहां से ये भी चीज समझ में आता है। अब जैसे हम लोग बात किए थे कि भाई ठीक है, अगर हम लोग कहीं ना कुछ तो नॉकिंग होगा, तो इसको कम करने के लिए इसको कम, अच्छा और एक चीज, इंडिया में डीजल फ्यूल का जो नॉर्मल सीटन नंबर है वो कितना होता है, अगर मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम जैसे पेट्रोल का ना बात करूँ, उसी तरह एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल भी रहता है, तो इसका 40 से लेकर 50 तक होता है, इतना कम होता है। तो देखो इतना तो कम होता है, तो आपको, आप चाहते हो कि मेरा सीनेट नंबर जितना बढ़ेगा उतना आपके लिए बेटर है, सीनेट नंबर बढ़ेगा तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, इजंट इट, क्वालिटी भी बढ़ेगा, इग्निशन भी जल्दी होगा, अनबर्न पार्टिकल भी कम से कम होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सा एडिटिव वगैरह मिलाते हैं, ठीक है, एडिटिव वगैरह मिलाते हैं। तो देखो एडिटिव तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे तो इथाइल नाइट्रेट हो जाता है, मिथाइल सिनेट हो जाता है, इसके अलावे यहाँ पे हम लोग कुछ और भी मिलाते हैं, जैसे आपको आइसोमाइल नाइट्रेट मिला जाता है, ठीक है, इसके अलावा ब्यूटाइल ब्यूटाइल पैराडॉक्स भी मिलाया जाता है, ठीक है, एंड इसके अलावा आपको एसीटोन पेरिऑक्साइड भी मिलाया जाता है। तो ये कुछ चीजें जो है वो मिलाया जाता है। आइसो एमाइल भी आपसे पूछा गया एक दो बारी, ठीक है, आइसो एमाइल जो थर्ड नंबर में बताया हूं, आइसो एमाइल नाइट्रेट, या बात करेंगे इथाइल नाइट्रेट, ठीक है, और मिथाइल आपका सीटेन। तो ये चीजें जो है हम लोग मिलाते हैं ताकि मेरा एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़े। एंटी नॉकिंग मतलब नॉकिंग कम से कम हो, क्या इससे बढ़ने, इससे मिलाने से क्या होता है, सीनेट जो नंबर होता है वो मेरा बढ़ता है। इसके अलावा ब्यूटाइल बात करेंगे या फिर आपका एसीटोन बात करेंगे, ब्यूटाइल और एसीटोन पेरिऑक्साइड, तो इनको भी मिला सकते हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें हो गया जिसके वजह से आपका सीनेट नंबर जो बढ़ जाता है इन डीजल इंजन। चलिए इतना हो गया। अब देखो ये मैंने क्या बात करा था कि यहाँ पे मैं बात कर रहा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीजल फ्यूल में, डीजल इंजन में जो डीजल फ्यूल यूज करते हैं उसका पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या बात की, इग्निशन क्वालिटी। और ये इग्निशन क्वालिटी किसके द्वारा चेक करा जाता है, तो ये मेरा इग्निशन क्वालिटी जो है, ये इग्निशन क्वालिटी जो है वो चेक करा जाता है, मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीनेट नंबर। तो अभी बस हम लोग एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया डीजल फ्यूल का, तो अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी इसके बाद देखेंगे, दैट इज कॉल्ड योर क्या, यही जो आपका पेट्रोल इंजन में होता था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी, अब वोलाटिलिटी जैसे याद होगा वहां पे भी पेट्रोल में भी ये बताता है कि मेरा टेंडेंसी ऑफ फ्यूल टू इवोपरेट, कि जल्दी वो इवोपरेट हो जा रहा है। अच्छा इवोपरेट क्यों मतलब है, जैसे मैंने कहा था परफ्यूम का, परफ्यूम जब आप मारते हो तो ऑटोमाइज फॉर्म में निकलता है, एक जैसा ड्रॉप पार्टिकल निकलता पूरा का पूरा, जिसके वजह से वो जल्दी फैलता है, जल्दी वो एयर से मिक्स हो जाता है, जल्दी वो एयर से अगर मिक्स हो जाएगा तो ज्यादा रूम तक फैल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आपका समझ लो थेसिस या फिर थ्योरी हो जाता है किसके साथ, डीजल के साथ। डीजल को अगर ऑटोमाइज फॉर्म में अगर वो मेरा निकलेगा तो सारे एयर के साथ, क्योंकि सिलेंडर के अंदर एयर ही रहता है, जिसको हाईली कंप्रेस करके हम लोग टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाते हैं, और उसका टेम्परेचर को, एयर के टेम्परेचर को कितना बढ़ा देते हैं हम लोग, एयर का टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल के बराबर। जितना मेरा फ्यूल यानी डीजल का जितना टेम्परेचर पे वो जलता है उतना टेम्परेचर तक गर्म करते हैं हवा को, ताकि जैसे डीजल आए और आग लग जाए। लेकिन डीजल जो आ रहा वो ऑटोमाइज फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, मतलब ऑटोमाइज फॉर्म में मतलब कि वेपर के फॉर्म पे वो उसका आना जरूरी है, ताकि वेपर फॉर्म में आएगा एकदम ड्रॉपलेट के फॉर्म में, वही यूनिफॉर्म एक जैसा ड्रॉपलेट, कोई बड़ा छोटा नहीं, उससे क्या जल्दी एयर के साथ मिक्स कर जाएगा, यूनिफॉर्मली चारों तरफ एयर के साथ मिक्स कर जाएगा, और जब ब्लास्ट होगा तो पूरा का पूरा सिलेंडर में आपको पावर स्ट्रोक मिल जाएगा, सिलेंडर में पूरा का पूरा मुझे पावर स्ट्रोक मिल जाएगा।
ये समझ आया कि नहीं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर वोलाटिलिटी, ठीक है। यानी समझ लो कि बौछार, बौछार होता है ना, बौछार के फॉर्म में हम लोग ऑटोमाइज कहते हैं, ऑटोमाइज मतलब क्या था, पानी का बौछार, तो उसी तरह आपका डीजल का बौछार होना चाहिए। इस तरह का बौछार मतलब एकदम ड्रॉपलेट, पतला पतला ड्रॉपलेट पूरी यूनिफॉर्म कंडीशन पे जाए ताकि पूरा का पूरा सिलेंडर में वो कवर कर ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करा गया है, डीजल फ्यूल मस्ट भी आपका वोलेटाइल होना चाहिए एट सिलेंडर टेम्परेचर। एट सिलेंडर टेम्परेचर में क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर सिलेंडर में एयर ही होता है, एयर का जितना टेम्परेचर रहेगा तो एयर का टेम्परेचर कब राइज करेगा, तो सिलेंडर का टेम्परेचर राइज करेगा। तो उस टेम्परेचर में ये ऑटोमाइज फॉर्म में पूरा का पूरा एयर के साथ मिक्स हो जाना चाहिए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, पूरा पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्लियर? आप एक बूंद को भी परफ्यूम को ऑटोमाइज फॉर्म में करोगे ना तो पूरा रूम तक आपका सेंट जो है वो फैल जाएगा। वहीं अगर आप पूरा का पूरा जो परफ्यूम निकलता है वो पानी के फॉर्म में आप डालो तो वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, क्योंकि एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है। और उसके जो जैसे भाई एयर वगैरह में क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है, H2 रहता है, आई मीन H2 वाटर ड्रॉपलेट भी हो सकता है, इसके अलावा और गैसेस रहता है जिसके साथ वो कंबाइन कर जाता है, ठीक है। और आपके जो स्पेस रहता है उसमें आपका घुल के चारों एयर में फैल जाता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ है, क्योंकि यू नो दैट कि मैटर में हम लोग बात किए थे ना, सॉलिड का बात किए थे या लिक्विड का बात किए थे या गैस का बात किए थे, तो सॉलिड पास पास रहता है लेकिन लिक्विड दूर दूर रहता है और गैस काफ़ी काफ़ी दूर रहता है, जिसके वजह से इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलता है, काफ़ी इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है। यहीं पे आपका क्या होता है, ऑटोमाइज फॉर्म में जो डीजल आता है ना वो जो सारे एयर के अंदर आ जाता है, जिस और एयर तो इतना गर्म रहता है, इतना गर्म रहता है कि जैसे डीजल का संपर्क में आता है वो आग लग जाता है, तो यूनिफॉर्मली पूरा सिलेंडर में आग लगता है, पावर स्ट्रोक आपको मिलता है अच्छी तरह से और अनबर्न पार्टिकल नहीं रहता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ आगे, इफ फ्यूल इज लेस वोलेटाइल, अगर हम लोग बात करते हैं कि वो अच्छी तरह से ऑटोमाइज फॉर्म में नहीं हुआ, यानी कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तब क्या होगा, बात सिंपल सा लॉजिक है, दैट इट बर्न पार्शियली, तो पूरी तरह से वो जलेगा नहीं, मेरा बर्न जो होगा जलेगा, पार्शियली जलेगा, आधा अधूरा जलेगा, आधा अधूरा नहीं जलेगा, ठीक है। एंड लीव द कार्बन, और उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन कंटेंट बच जाएगा। अगर आप देखते होंगे ना कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं जलता है तो लास्ट में आपका क्या बन जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला। तो काला जैसे आप देखोगे कभी कभी कोई मोमबत्ती जल रहा है या कोई चीज़ जल रहा है तो वहाँ पे आप देखोगे जैसे कोयला जल रहा है, तो कोयला अगर कोयला यानी कोल को आप जला रहे हो और कोयला अगर पूरी तरह से नहीं जलता है ना तो धुआं निकलता है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है यानी कि वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तो अगर वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है तो कार्बन वो लीव करता है, कार्बन वो छोड़ देता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन लीव करेगा। आप देखो इसका घाटा क्या है, सिर्फ कार्बन छोड़ने से घाटा ये मत समझना कि कार्बन छोड़ दिया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर हम चला लेंगे, क्या दिक्कत। अब देखो इसका प्रॉब्लम अब स्टार्ट होता है। अब ये जो कार्बन होता है ना ये जाके फंस जाता है आपके कहाँ पे, फ्यूल इंजेक्टर में। अगर सबसे गंदा कंडीशन कब होगा, सबसे वर्स्ट कंडीशन वो होगा कि जो वो कार्बन है ना वो जाके फ्यूल इंजेक्टर में जाके फंस जाए। क्योंकि अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ कि ये मेरा क्या सिलेंडर हो गया, ठीक है, और अंदर में आप पिस्टन है और पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, ये फ्यूल इंजेक्टर है जहाँ से आपका फ्यूल निकलेगा। अब सपोज करो कि जो कार्बन कंटेंट है ना, जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपके किससे, लेट सपोज ग्रीन कलर से, कार्बन कंटेंट जो है ना इसी के आके फंस गया, जहाँ से डीजल निकलता है, जहाँ से मेरा डीजल निकलता है वहीं पे अगर चौक कर गया, ठीक है, वहीं अगर आके चौक कर गया तो भाई यहाँ पे डीजल निकलना को बंद कर देगा, डीजल निकलना बंद कर देगा। तो यही चीज़ सबसे बड़ा दिक्कत होता है। इसके अलावा सिर्फ यहीं पे ही नहीं, ये चौक कर देता है आपके फ्यूल इंजेक्टर को ही, वो तो लिखा ही गया देखो, लीव कार्बन पार्टिकल्स एंड दीज कार्बन पार्टिकल इन दिस सिलेंडर कोज सिलेंडर वियर एंड चौक ऑफ द फ्यूल इंजेक्टर। वो फ्यूल इंजेक्टर जहाँ से फ्यूल निकलता है उसको चौक कर देता है, मतलब कि पैक कर देता है वहाँ से, मतलब समझ रहे हो ना, चौक मतलब समझ रहे हो, अटक जाना, वो अटका देगा, वहाँ से फ्यूल बाहर नहीं आ पाएगा, रोक देगा उसको, फ्यूल के प्रवाह को रोक देगा। इसके अलावा ये जो है सिलेंडर के लाइनिंग को भी चौक कर सकता है, पिस्टन रिंग को भी चौक कर सकता है। ये सब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कब, जब आपका अच्छी तरह से वो क्या होगा, ऑटोमाइज फॉर्म में जो डीजल है वो एयर के साथ मिक्स नहीं होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी मेरा क्या, वोलाटिलिटी। तो दैट्स वाई वोलाटिलिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है इन केस ऑफ डीजल इंजन, और हम लोग पेट्रोल में भी इसके बारे में बात किए थे भी, राइट। तो ये आपका हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड नंबर विस्कोसिटी। अब यहाँ पे बच्चे फ्लूइड आप लोग पढ़े होंगे मुझे उम्मीद है, और फ्लूइड में आप क्या जानते होंगे कि भाई फ्लूइड, फ्लूइड किसको बोलते हैं, पहले ये बताइए। फ्लूइड होता है जो कि बहता है, जो फ्लो करता है, जिसमें फ्लो का प्रॉपर्टी रहता है उसको फ्लूइड कहा जाता है, ये आपको पता है। इसलिए आप देखोगे फ्लूइड में आपका क्या क्या आ जाता है, एयर भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, मतलब लिक्विड में कोई भी आ जाता है लिक्विड। अब लिक्विड में आपका वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कोई आप ले लो, मर्क्यूरी ले लो, या फिर आप
लुब्रिकेशन वगैरह ले लो, सब आपका क्या आ जाता है, फ्लूइड में आ जाता है। जो बहतेगा, जो बहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए ना। तो आप लोग पता है इसमें आ जाता है विस्कोसिटी प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, वो क्या आता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब जो फ्लो को रोकता है, जो फ्लूइड के फ्लो को रोकता है उसको कहा जाता है मेरा क्या, विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड, हाँ आई नो डियर स्टूडेंट, आइडियल तो आइडियल मान के चल रहे हो ना, आइडियल फ्लूइड में जीरो विस्कोसिटी लेके चलते हैं, इसीलिए तो आइडियल बोल रहे हो ना। आइडियल आप मान के चले कि उसमें विस्कोसिटी नहीं है, आराम से फ्लो हो रहा, बह रहा है, लेकिन एक्चुअल में विस्कोसिटी रियल लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें फ्रिक्शन वगैरह होता ही है। एक लेयर के दूसरे लेयर के बीच में जो आपका वाटर भी समझ लो, वाटर भी या फिर एयर भी जो बहता है वो लेयर बाय लेयर बहता है, और जो पहला लेयर होता है वो दूसरे लेयर को रोकता है, जिसके वजह से आप देखे होंगे कि ग्राफ कुछ इस तरह का आपका बन जाता है। ऐसा ग्राफ आप लोग बनाते हैं कि नहीं? एक सेकंड, किस तरह का ग्राफ बनता है कि स्टार्टिंग में बात करेंगे तो रोकना स्टार्ट करा, जैसे जैसे नीचे आते जाता है वो आपका ग्राफ पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये आपका यहां से रोक रहा, इस तरह का ग्राफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहां कहीं पे मैक्सिमम आपका फ्लो करेगा आपका लिक्विड, लेकिन यहां पे कहीं एकदम जीरो आपका फ्लो करेगा, यहां पूरी तरह से। इसलिए जब पाइप में आप देखते हो ना पानी बह रहा है तो आप देखोगे कि ऊपर ऊपर में काफी फास्ट आपको बहने को लगेगा कि ऊपर आराम से बह रहा पूरा अच्छी तरह से। जब नीचे पाइप में देखोगे ना तो ऑलमोस्ट लगेगा कि वाटर जो है ना वो पूरी तरह से स्टेशनरी है, एकदम रुका हुआ है। आपको लगेगा वाई, बिकॉज यहाँ पे विस्कोसिटी जो होता है ना वो जीरो हो जाता है, और यहाँ पे मैक्सिमम विस्कोसिटी देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम विस्कोसिटी यहां पे देखने को मिलता है। नाउ मेरा कहने का मतलब क्या है कि विस्कोसिटी को खाली समझाना, विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो फ्लो को रोकता है, एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता है, उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। या आप उसी तरह समझ सकते हो जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते क्या हो, फिजिक्स में पढ़ता आप लोग फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण क्या होता है, कोई चीज अगर जैसे मान लो ये मेरे हाथ में फोन है तो यहाँ पे देखो इस तरह करके मैं कर दिया लेकिन ये गिर नहीं रहा, क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि मेरे हाथ में फ्रिक्शन है, जिसके वजह से इसको गिरने नहीं दे रहा। अगर ज्यादा करेंगे तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक फ्रिक्शन एंगल कम हो जाएगा और ये गिर जाएगा। ठीक है, समझ आए मेरी बात की नहीं? इसलिए चप्पल हो गया, टायर्स हो गया, इन सब में अगर आप चप्पल देखोगे, टायर देखोगे तो कैसा रहता, इस तरह से कटिंग रहता ना। बेसिकली क्यों होता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग चप्पल क्यों पहनते हैं, फ्रिक्शन के लिए, ताकि फ्रिक्शन एक तरह से वरदान भी है, जिसके वजह से आप क्या करते हो, चलते हो, चलने आपको बनता है। समझ आए मेरी बात की नहीं? उसी तरह अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको रोकता है भाई, रेजिस्टेंस रोकता है मेरा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, करंट को रोकता है। करंट को जो रोकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। जो मेरा फोर्स वगैरह को या मोशन को रोकता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन। उसी तरह से जो फ्लूइड के फ्लो को रोकता है उसको कहते हैं विस्कोसिटी। यानी कि विस्कोसिटी, आप बोलेंगे सर विस्कोसिटी किसका कम ज्यादा होगा, प्रैक्टिकली समझाइए। जैसे आप समझ लो, एक लो आप पानी और मैं ले लिया एक तेल, ऑयल ले लिया। आप देखो कौन ज्यादा गहरा है, तो आप बोलेंगे सर जी ऑयल जो होता है, ऑयल को अगर बहाओगे ना तो आप देखोगे धीरे धीरे बहेगा, लेकिन अगर पानी को बहाओगे फट से बह जाता है। तो क्या समझे, विस्कोसिटी किसका ज्यादा है, तो विस्कोसिटी जिसका ज्यादा रहेगा, विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी विस्कोसिटी ज्यादा मेरा हो गया ऑयल का, इसका विस्कोसिटी ज्यादा तो ज्यादा रोक रहा है, विस्कोसिटी कम है तो यानी क्या हो गया, मेरा वाटर का कम है। और जैसे मान लो इसके अलावा हम ये बात करेंगे लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट आप जानते होंगे ना, ग्रीस वगैरह जो लगाया जाता है आपके कोई भी मशीन पार्ट में, ताकि उसमें जो दो मशीन पार्ट आपस में हाईली स्पीड चलता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और वो इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि आपस में मेल्ट भी कर जाता है, गर्म होकर वो जलने लगता है, गलने लगता है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन देते हैं, उससे उसका लाइफ भी घटता है, फ्रिक्शन भी कम होता है, लाइफ घटता सॉरी बढ़ता है, लाइफ बढ़ता है, यानी कि फिर जल्दी टीयर वियर देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ उसमें फ्रिक्शन भी कम होगा, तो लुब्रिकेशन डालते हैं। तो लुब्रिकेशन का विस्कोसिटी और ज्यादा होता है, विस्कोसिटी ज्यादा मतलब कि वो ज्यादा रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट फ्लो करने में। आप भाई लुब्रिकेशन देख लो, लुब्रिकेंट कोई भी ले लो, ग्रीस वगैरह, आप ग्रीस वगैरह को देखो जल्दी बहेगा ही नहीं, यानी कि उसमें विस्कोसिटी ज्यादा है। तो पॉइंट यहां पे यह आ जाता है कि बताइए हम लोग डीजल का विस्कोसिटी को कितना लेंगे, ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? पहली बात, आप ना तो बहुत कम भी ले सकते हो ना ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि भाई अगर आप लो लेके चलेंगे तो बहुत फास्ट फ्लो करने लगेगा, बहुत जल्दी फ्लो करेगा, वो भी आप नहीं चाहते हो। और अगर आप ज्यादा ले लेंगे, ज्यादा तो आप चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो बहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप हाई विस्कोसिटी ले लिए ना तो मेरा फ्लूइड जो है वो बहेगा ही नहीं, तो उसके लिए मुझे ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा इंजेक्शन, जो हम लोग नहीं होता है आप फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं, तो फ्यूल इंजेक्टर को बनाया जाता है विस्कोसिटी के बेसिस पे ही, कि आप जो यूज कर रहे हो डीजल या कोई भी यूज कर रहे हो उसका कितना आपका विस्कोसिटी है। अगर ज्यादा विस्कोसिटी है तो फ्यूल इंजेक्टर का प्रेशर को ज्यादा बढ़ा के बनाया जाता है ताकि ज्यादा कंप्रेस करे। समझिए मेरी बात की नहीं? तो कभी बात एक चीज ध्यान रखना कि ना तो ज्यादा लेते ना कम लेते, हम लोग एक बीच में लेते हैं,
एवरेज वैल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड हम लोग विस्कोसिटी को लेके चलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आ गया कि हाई विस्कोसिटी लेके चलेंगे या लो विस्कोसिटी लेके चलेंगे, तो आपको टिक क्या करना, आपको लगाना है लो में ही टिक, क्योंकि हाई तो बिल्कुल नहीं लेके चलेंगे। हाई मतलब समझ लो वो बह ही नहीं रहा है, समझिए मेरी बात की नहीं, जैसे ग्रीस होता है, ग्रीस होता है वो बह ही नहीं रहा है, समझ आए, जैसे पानी है ना, पानी है, पानी आपके पास वाटर है, और वाटर में क्या करो, आटा मिलाओ, आटा जो होता है ना, या सत्तू या कुछ भी ऐसा चीज है जो आपका बुरादा फॉर्म में, उसको मिलाते जाओ, जैसे मिलाओगे धीरे धीरे फ्लो उसका रुकने लगेगा, तो आपने आप क्या करो, उसका विस्कोसिटी को बढ़ा रहे हो, रेजिस्ट करो, उसको रोकने में, बहने में रोक रहे हो, तो विस्कोसिटी हाई कभी नहीं लेके चलेंगे। इस चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अब इस स्टेटमेंट को मैं बता देता हूं, देखो, हाई विस्कोसिटी फ्यूल इज नॉट फाइनली ऑटोमाइज, क्यों, क्योंकि भाई वो इतना गाढ़ा रहता है, इतना विस्कोसिटी ज्यादा रहा है। ऑटोमाइज मतलब कि वही है, बोछार के तौर पे, बोछार, डीजल को क्या किया जाता है, फ्यूल इंजेक्टर से बोछार की तरह ऑटोमाइज फॉर्म में आपके सिलेंडर के अंदर डाला जाता है, ताकि पूरा एयर पार्टिकल तक पहुंच जाए। तो अगर वो फाइनली ऑटोमाइज ना होगा तो कोई फायदा नहीं है, वही बात है, अनवन पार्टिकल आपको मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोछार के फॉर्म में, ऑटोमाइज फॉर्म में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली पूरा सिलेंडर के एयर में चल जाए आपका डीजल। तो ये कब होगा, जब विस्कोसिटी हाई नहीं होगा, लो, बहुत ज्यादा भी लो नहीं लेंगे, लेकिन हाई तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। तो बस इसी चीज को यहां पे लिख दिया गया है कि हाई विस्कोसिटी फ्यूल इज नॉट फाइनली ऑटोमाइज एंड रिक्वायर्ड मोर इंजेक्शन प्रेशर, और आपको इंजेक्शन प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसके वजह से इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, आपको ज्यादा वर्क डन देना पड़ेगा, कि इसके लिए भी आपको वर्क डन करवाना पड़ेगा सिस्टम में, उसके लिए फ्यूल अलग लगेगा, कोई ना कोई, या फिर बैटरी लगेगा, कहीं ना कहीं आपका वर्क तो लगेगा ना भाई, एनर्जी तो इसके लिए भी चाहिए होगा। तो आप समझ रहे हो, दैट्स वाई हम लोग इग्नोर, मतलब इससे बचते हैं कि मेरा विस्कोसिटी कम से कम हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी कम नहीं होता, एवरेज हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। फिर देखो इसलिए कहा गया कि फ्यूल इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्यूल। तो हम लोग जो पंप होता है फ्यूल का पंप का बात करेंगे या फ्यूल का इंजेक्टर का बात करेंगे, इसको हम लोग किस बेसिस पे डिजाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्यूल। फ्यूल का विस्कोसिटी कितना है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं फ्यूल इंजेक्टर को और फ्यूल पंप को। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट, क्योंकि अगर ज्यादा मेरा रहेगा विस्कोसिटी, आप सब खुद समझो ना, अगर विस्कोसिटी मेरा ज्यादा है फ्यूल का, अब वो मेरा हो सकता है कि सर जी डीजल तो डीजल है, तो डीजल अगर अच्छी तरह से प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया तो उसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको जो इंजेक्शन होगा फ्यूल इंजेक्टर, उसमें ज्यादा प्रेशर से उसको ऑटोमाइज करना पड़ेगा। फ्यूल पंप से भी फ्यूल को जो भेजा जाएगा उसके लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, कि फ्लो धीरे धीरे होगा ना, तो दैट्स वाई इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे चलकर सल्फर कंटेंट, जिस तरह पेट्रोल में बात किए थे, सिमिलरली सल्फर कंटेंट, देखो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, आपको सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्फर कंटेंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या वो हानिकारक होता है। तो ये बस ध्यान रखना कि ये क्रिएट करता है एसिडिक कोरोजन इन दी पार्ट्स, ठीक है, वो आपके कोरोजन करेगा, खराब करने लगेगा, कोरोज करने लगेगा आपके जो इंजन पार्ट्स होता है, सिलेंडर हेड हो गया, सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, उन सबको कोरोज करने लगेगा, उसको खराब करने लगेगा, डिटोरिएट करने लगेगा, समझ आया, उसमें टीयर वियर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा चीज और अगर सल्फर कंटेंट बढ़ गया ना, तो लो इग्निशन टेम्परेचर मेरा देखने को मिलता है ड्यू टू सल्फर कंटेंट। लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब ध्यान दो कि अगर लो इग्निशन टेम्परेचर हो, यानी कि मेरा जो सीनेट नंबर है वो मेरा घटेगा, यानी कि जो फ्यूल का जो क्वालिटी है, ठीक है, जो फ्यूल का क्वालिटी है वो भी घटेगा, यानी कि जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है वो भी मेरा क्या होगा, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी भी घटेगा, यानी कि समझ लो कि नॉकिंग जो होगा वो मेरा बढ़ेगा, नॉकिंग बढ़ेगा यानी आवाज आपका, और परफॉर्मेंस भी क्या होगा, घटेगा। तो आप समझ गए ना, लो, इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, ड्यू टू दिस सल्फर कंटेंट। तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है, समझ आया। चलिए ये समझ गए ना यहां पे, चलिए तो यहां पे इन सभी चीजों को मैं आपको बतवा दिया, ठीक है। याद रखना यहां पे मैंने कहा लो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जितना अच्छा होगा, लो होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा मेरे सी आई इंजन के लिए। तो अभी हम लोग बात करें सी आई इंजन के लिए, तो ये में हम लोग यहाँ जो बात किए ना कि सल्फर कंटेंट लो इग्निशन टेम्परेचर, तो ये मेरा लो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, तो इसको भी ये हार्म करता है इग्नाइट करने में। लेगिंग जो होता है ना, बेसिकली आप ये लिख लो कि जो लेग होता है इग्निशन लेग, उसको ये बढ़ा देता है, क्योंकि हमको इग्निशन लेग कितना चाहिए, इग्निशन लेग मुझे कम से कम चाहिए, तो इग्निशन लेग को बड़ा कर देता है, ठीक है, समझ आई मेरी बात की नहीं। चलिए
तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का नहीं बात करा गया, तो आप सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को मत समझना कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तो हम लोग लो ही लेके चलते हैं फॉर डीजल इंजन। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ने ये बात करा इग्निशन का, जो आग लगने का टाइम है वो स्लो लो हो जाता है। समझ आई मेरी बात की नहीं? उसमें टाइम लगता, समझ लो कि फ्यूल के अंदर जितना आपका सिलेंडर के अंदर आपका डीजल है, एयर है, उसको जलाने में टाइम लगेगा, इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर आग लेने वाला टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो खुद जलता है और इग्निशन टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में वो जलता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, एकदम पतला सा एक छोटा सा अंतर है, माइनर अंतर है, लेकिन डिफरेंस है, लेकिन माइनर डिफरेंस है। तो पांचवा अब बात करते हैं, देखो ये टॉपिक क्लियर हो गया। बताइए डियर, यहाँ पे जितने भी 5 स्टूडेंट लाइव आप लोग हैं, ये मुझे बताइए कि यहाँ तक जितना आप लोग को पढ़ाया गया, क्या कोई चीज़ ऐसा है जो आपको डाउट हो रहा है तो मुझे पूछिए, क्योंकि अब हम लोग देखने वाले अल्टरनेटिव फ्यूल। याद करो मैं फ्यूल के बारे में बात करा था ना कि फ्यूल्स अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो ये प्रेजेंट फ्यूल में आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल भी हो गया, एसआई इंजन के लिए बात कर रहे थे। अब हम लोग अल्टरनेटिव फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले, जो यूज करते हैं, चाहे एसआई रहे या सीआई रहे। चलिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन एक आया है, देख लेते हैं। नेगी बोल रहे ऑल क्लियर एंड वन रिक्वेस्ट, स्पीड बढ़ा दीजिए पढ़ाने का। ठीक है डियर, ठीक है मैं बढ़ा देता हूँ। अच्छा वो मैं बोलने भी वाला था कि अब जो अल्टरनेटिव फ्यूल होता है ना, इससे आपको पूछा क्या जाएगा मैं आपको बताता हूँ। बस कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बनेगा, और ये समझने वाली बिल्कुल नहीं है, ये आपके जीके की तरह है। जिस तरह जीके आप पढ़ते हो उसी तरह जीके की तरह आपको सब कुछ पढ़ना है। देखो अल्टरनेटिव फ्यूल में बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का। अब देखो डियर स्टूडेंट, आप बोल रहे बढ़ा के, लेकिन समझाना तो मुझे पड़ेगा ना, तो मैं स्पीड बता दूंगा, जहां पे समझ नहीं आएगा मैं आपसे पूछ लूंगा। चलिए हाइड्रोजन, तो ये परफेक्ट एक फ्यूल होता है, हाइड्रोजन भी परफेक्ट फ्यूल होता है। क्यों हाइड्रोजन परफेक्ट फ्यूल माना जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा इसका खासियत ये होता है कि फुल्ली बर्न हो जाता है विदाउट इमिट एनी एग्जॉस्ट गैस। ये कोई भी एग्जॉस्ट गैस को नहीं छोड़ता है और 100% ये मेरा जल जाता है, बर्न हो जाता है। ये सबसे अच्छा आपका खासियत होता है, विदाउट एनी पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन वगैरह भी क्रिएट नहीं करता। इसके अलावे ये कोई कार्बन कंटेंट भी छोड़ता नहीं है। जैसे कि अगर आप डीजल या फ्यूल को जला रहे हो ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ता है, हाइड्रोकार्बन, इसलिए मैं बोल रहा होता हाइड्रोकार्बन हो गया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये ना तो मेरा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को छोड़ता है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ता है, दोनों में कार्बन कंटेंट है। तो इसका खासियत क्या है भाई आपके हाइड्रोजन का? क्या हाइड्रोजन का सबसे पहला खासियत है कि नो कार्बन कंटेंट प्रेजेंट, कोई भी कार्बन कंटेंट नहीं होता। जब ये कंबसन होता है तो कार्बन कंटेंट बिल्कुल नहीं निकलता। सेकंड चीज, इमिट वेरी लेस पोल्यूशन। क्यों इमिट वेरी लेस पोल्यूशन? बिकॉज फुल्ली बर्न विदाउट एनी इमिट एग्जॉस्ट गैस, किसी तरह का एग्जॉस्ट गैस ये छोड़ता ही नहीं है। जैसे देखते हो ना, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, डीजल रहे या पेट्रोल रहे, वो एग्जॉस्ट गैस को निकालता है, इसमें निकलता ही नहीं है। तो ये और अच्छी बात है, जिसकी वजह से आपके एयर में इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम होगा, तो ये अच्छी बात है। और डिस्कस करते हैं, अगर मैं थर्ड नंबर बात करता हूं तो परफॉर्म, ये कैसे हम लोग ये निकालते हैं, इसका बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, फॉर्म करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यू नो दैट कि हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और इन दोनों से बनाते हैं क्या, H2O। इससे हम लोग H2O बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम लोग क्या बनाते हैं, H2O को बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसको कहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो अगर इसी वाटर से मुझे फिर से हाइड्रोजन बनाना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉर्म बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि बहुत ही ईजी होता है, फॉर्मेशन भी इतना टफ नहीं होता है। सर TEH पढ़ाइए, तेज पढ़ाइए, जहां समझ नहीं आएगा हम बता देंगे। ओके, तेजी पढ़ा रहे डियर, तेजी पढ़ा रहे, ठीक है। तो ये चीज हो गया फॉर्म बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके बाद करेंगे देयर इज, अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम का, कि आज के टाइम पे इसको कमर्शियली यूज क्यों नहीं किया जा रहा है। कमर्शियली मतलब हर जगह पे यूज क्यों नहीं किया जा रहा है ज्यादातर। तो सबसे पहला रीजन क्या होता है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ सिलेंडर। इसको सिलेंडर में कलेक्शन करना काफी डिफिकल्ट होता है, और ये स्पेस काफी ज्यादा बड़ा लेता है। मतलब समझ लो कि अगर आप कार चला रहे हो, तो पूरा कार, जैसे कार का इंजन छोटा सा होता है, आगे में लगाया जाता है, बड़ा होता है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं होता, पूरा स्पेस होता है इंसान के लिए बैठने का। लेकिन समझ लो कि इतना बड़ा होता है ना, कि अगर एक कार इतना बड़ा जाना चाह रहे हो, तो पूरा ट्रक इतना बड़ा इंजन, पूरा ट्रक इतना बड़ा इंजन रहेगा, उतना बड़ा इंजन लेगा, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको मतलब कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क डन करवा सकते हो। इसका यूज करके, इस फ्यूल का यूज करके आप वर्क डन को करवा सकते हो, ठीक है। चलिए सही, स्पीड सही है, ओके डियर। तो ये चीज हो गया, चलिए ये हो गया। इसके अलावा मैंने कहा जैसे कलेक्शन करना डिफिकल्ट इसको होता है, मतलब इतना ईजी नहीं होता कि आप पेट्रोल, भाई पेट्रोल सिंपल क्या करते हैं हम लोग, डलवाते हैं पेट्रोल, ले आते हैं, आप बोतल में ही पेट्रोल को ले आते हो, डीजल को ले आते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इतना ईजी ये नहीं होता है, इसको कलेक्शन करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो ये दिक्कत हो गया। और अगर बात करें, इट्स गिव्स लेस पावर आउटपुट देन द पेट्रोल। हाँ, ये पेट्रोल इतना आउटपुट भी नहीं देता, यानी कि इफिशियंसी जो होता है पेट्रोल इतना नहीं दे पाता है। पेट्रोल से इसका कम इफिशियंसी होता है, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का इफिशियंसी आपको कम होता है, ये भी हो गया इसका एक डिसअपॉइंटमेंट, या फिर बोल सकते हो कि जिसके लिए कमर्शियली आज के टाइम पे इसका यूज नहीं किया जा रहा।
इसके अलावा क्या सर हाइड्रोजन भी नॉकिंग वगैरह क्रिएट करता है? तो बिल्कुल सही, ये भी मेरा नॉकिंग वगैरह क्रिएट करता है, डिटोनेट ये भी करता है, यानी आवाज वगैरह इंजन से इससे भी आ सकता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट आ गया इमिशन, तो ये इमिशन अगर कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन तो उससे कम से कम मेरा टीयर एंड वियर देखने को मिलता है, लेस इंजन वियर देखने को मिलता है। सर हाइड्रोजन को डायरेक्ट सिलेंडर में यूज ना करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज किया जाता है। सेल देखो यूज, मैंने बोला ना कि यूज ऐसा बात नहीं कि आज के टाइम पे क्यों यूज नहीं किया जा रहा, यूज कर सकते हैं अभी भी, लेकिन मेथड कॉम्प्लेक्स है, मेथड कॉम्प्लेक्स है, उसमें खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, तो कर सकते हैं। आज के टाइम पे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जर्मन में या जर्मनी का बात है या यूके का बात है, पहला ट्रेन बनाया गया है जो हाइड्रोजन से चल रहा है। तो ऐसा बात नहीं कि हाइड्रोजन से बन नहीं रहा, आज के टाइम में बहुत सारे इंजन जो है वो बना चुका गया, चल भी रहा है। द कॉस्ट जो होता है ना, मतलब ये बन गया, लेकिन कमर्शियली यूज कब होता है? जब आप और हम इंसान चला पाए, ठीक है। कार वगैरह क्यों ले लेते हैं कम कॉस्ट में? चलो कार एक बार ले लिए, उसके बाद 100 रुपया डाल के भी आप कहीं जा सकते हो, एटलीस्ट आप बाइक ले लिए तो 100 रुपया तेल पे आपका कम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। आप जितना कमाते हो तो उससे कम लगाओगे तब ना वो काम आता है। अब पता चलेगा आप खरीद लिए, एक तो भारी भरकम चीज खरीद लिए और उससे आपको पता चल रहा है कि उसको इतना ज्यादा खर्च रहा, प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है, फ्यूल वगैरह का कलेक्शन करना काफी डिफिकल्ट है, किया जा सकता है लेकिन कमर्शियली यूज करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आम इंसान इसको यूज नहीं कर सकता है। एक तो कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, ओवर साइज की वजह से, साइज मतलब जगह स्पेस ज़्यादा लेगा, डिफिकल्ट होता है चीज़ें। और उसके अलावे ये करेंगे भी कब? जब का एफिशिएंसी ज़्यादा देगा तब ना भाई, ठीक है। ये एफिशिएंसी भी पेट्रोल से कम देता है, तो क्यों यूज़ करेंगे, समझ है। इसके अलावा ये भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आवाज़ से, इंजन वगैरह से आवाज़ आता है, और ये भी टीयर वियर होता है, लेकिन कम होता है, लेकिन होता है, जिसके वजह से इसका कमर्शियली यूज नहीं किया जाता है। तो ये हो गया मेरा हाइड्रोजन का। अब डिस्कस करते हैं आगे एल्कोहल। देखो एल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहल की को भी यूज किया जा सकता है, ये भी अल्टरनेटिव एक तरह से फ्यूल ही होता है। जैसे में दो सबसे मेनली लिया जाता है, एक होता है एथेनॉल और मेथनॉल। एथेनॉल बेसिकली बोलते हैं एथाइल अल्कोहल को, और मेथनॉल कहा जाता है मेथाइल अल्कोहल को। तो एथाइल अल्कोहल और मेथाइल अल्कोहल, इन दोनों को हम लोग क्या यूज करते हैं? एज अ फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। और इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर आप बोलिएगा किसको यूज किया जाता है, तो देखो हाईलाइट कर दिया गया इथाइल अल्कोहल को। एथेनॉल को सबसे ज्यादा यूज हम लोग कर सकते हैं, एथेनॉल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब या फिर कर सकते हैं, और मेनली भी थोड़ा बहुत जगह पे कुछ सेक्टरों में यूज किया जाता है, ठीक है। कमर्शियली यूज नहीं किया जा रहा है। अच्छा, कुछ खास प्रॉपर्टी क्या है इसका जिसकी वजह से यूज किया जाता है? जैसे इसका भी कुछ खास प्रॉपर्टी देखे थे, कार्बन नहीं छोड़ता, इमिट नहीं करता, लेस पोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, और मेरा इंजन टियर वियर कम होता है। इसका खास प्रॉपर्टी क्या है कि एंटी नॉकिंग जो होता है प्रॉपर्टी, ये काफी हाई देखने को मिलता है। समझ लो अबव 100 से भी ज्यादा आपको एंटी नॉकिंग रेटिंग देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। यानी कि कम से कम आपको यहाँ पे क्या होता है, नॉकिंग वगैरह होता है, डिटोनेट होता है, ठीक है। तो आपका इंजन स्मूथ चलेगा, इंजन आपका स्मूथ चलेगा, अनबर्न पार्टिकल कम से कम रहेगा। इसके अलावे जो कैलोरीफिक वैल्यू भी होता है वो भी लो होता है, यानी कि पर हीट को जनरेट करने के लिए हीट से ही वर्क डन करवाते हैं हम लोग, ठीक है, आईसी इंजन में। तो इसके लिए कम से कम आपका फ्यूल का जरूरत पड़ेगा, कितना? 27 मेगाजूल पर किलो केल्विन आपका हो जाता है इसका लो मतलब कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये भी लो होता है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो हाई कॉस्ट पर लीटर देन, लेकिन एक डिसएडवांटेज यहाँ पे है, और डिसएडवांटेज क्या है कि मेरा ये पेट्रोल से महंगा है, ठीक है, पेट्रोल से क्या ये महंगा मेरा हो जाता है। और एक चीज, ये आज की गवर्नमेंट को लेकर नहीं बनाया गया, अगर आज के गवर्नमेंट का बात करूं तो आज के गवर्नमेंट का ध्यान रख के इसको नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये नहीं पता था कि आज के टाइम पे इतना महंगा हो जाएगा। आज के टाइम में पेट्रोल काफी महंगा है, मतलब अल्कोहल से भी बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख के इसको नहीं बनाया गया था कि इतना महंगा। इस गवर्नमेंट से पहले का मैं बात कर रहा हूं कि पेट्रोल से ज़्यादा ये महंगा होता था, आज के टाइम पे ये ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये बेसिकली जो गैसोलीन होता है वो कच्चा तेल को बोला जाता है, या फिर कच्चा तेल को आइडिया में लग के लिखा जाता है। बाकी इसको प्यूरिफिकेशन में पेट्रोल बनता तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर कच्चा तेल से अगर कंपेयर करोगे तो हाँ, कच्चा तेल से आज के टाइम पे भी ये थोड़ा महंगा ही है अल्कोहल, ठीक है। चलिए ये हो गया। और अल्टरनेटिव फ्यूल अगर सी नंबर बात करें, थर्ड नंबर तो नेचुरल गैस, जिसका हम लोग यूज कर भी रहे। सर लो कैलोरीफिक वैल्यू एडवांटेज कैसे? इसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी? नहीं देखो, अच्छा एक चीज बताइए, कैलोरीफिक क्या होता है बताइए, कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता, पहले ये बताइए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, बताइए मुझे, बताइए। कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता है तो ये चीज मुझे बताइए।
देखो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब समझ लो ये चीज ना कि किसी का भी कंबसन करने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, उसके टेम्परेचर। अब भाई किसी को कंबसन करवाने के लिए किसका जरूरत है, हीट का रिक्वायर्ड है, हीट का रिक्वायर्ड है, ठीक है। किलो जूल पर केजी केल्विन, यस किलो जूल पर केजी, ये मेगा जूल में ले लिया गया। लो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, लो ये मेगा में लिया गया है, ये ध्यान दो। लो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर को राइज करने के लिए, इस कंबसन के लिए हीट रिक्वायर्ड कितना पड़ रहा है। तो लो कैलोरीफिक वैल्यू है कि लो हीट का रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो लो हीट दे के हम लोग वर्क डन करवा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना ये चीज। हाँ बिल्कुल सही, ये मैं आपको जानना चाह रहा था। यस, अगर आप टेम्परेचर सपोज करो कोई 20 डिग्री सेल्सियस में है, मैं आपको पहले बता चुका हूं वैसे थर्मोडायनेमिक्स में कि कोई 20 डिग्री सेल्सियस में आपका कोई चीज है, अब उसको 20 डिग्री सेल्सियस या 21 डिग्री सेल्सियस आप उसको गर्म कर रहे हो, तो इसको गर्म करने में क्या आपको 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट पड़ा। तो जितना कम पड़ेगा उतना अच्छी बात है, समझ गए ना। तो जितना कम हीट देंगे, क्योंकि यू नो दैट कि हीट से ही वर्क डन बनाते हैं, तो हीट ही समझ लो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसी से मुझे काम करवाना, ये पैसा की तरह समझ लो, ये आपका पैसा है, इसी पैसा से आप कोई सामान खरीदोगे तो कम पैसा से ज्यादा सामान मिल गया, वो अच्छी बात है ना। तो लो कैलोरीफिक वैल्यू इज अ गुड थिंग, ठीक है, तो एडवांटेज ही एफिशिएंसी से बढ़ेगा ही। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में, जिसका हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं। आप देखो सीएनजी आप बात करेंगे, सीएनजी कार वगैरह आ जाता है, सीएनजी बस भी चल रहा है, सीएनजी अगर बात करेंगे इसके अलावा और सारे बहुत सारे ऐसे प्लांट वगैरह में भी सीएनजी मशीन वगैरह भी आज के टाइम पे यूज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, तो इसका कमर्शियल यूज किया गया, तो इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ। ये मिक्सर वाली बात किसका किसका रहता है ये आप जान लो। तो सीएनजी गैस का बात करेंगे अच्छा ये कोई बता सकता है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या, चलो कुछ कुछ चीज मैं पूछ भी लेता हूं, ठीक है, बताइए तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए मुझे एक बारी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं बता चुका हूं एलपीजी सीएनजी फुल फॉर्म बता चुका हूं, मैं बस जानना चाह रहा हूं कि पता है कि नहीं, बताइए मुझे एक बारी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यस, तो ये इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब जो कंप्रेस्ड है, मैं क्यों बताया फुल फॉर्म बताना जरूरी, क्योंकि ध्यान दो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब ये नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके इसको स्टोर किया जाता है, कंप्रेस करके इसको स्टोर किया जाता है, इट मींस एक पर्टिकुलर प्रेशर में इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नेचुरली, इसीलिए रीजन है कि सीएनजी को हर कोई यूज नहीं कर सकता है। सीएनजी को समझ है, जैसे पेट्रोल को आप ला सकते हो ना, पेट्रोल डाल के कोई डिब्बा में, इसको नहीं ला सकते हो, पहली बात तो गैस है, और दूसरा चीज कंप्रेस करके रखा जाता है। तो इसमें क्या क्या रहता है वो आप जान लो, किसको किसको कंप्रेस करके रखते हैं, कौन कौन सा गैस इसमें रहता है, क्योंकि इसमें मेरा रहता है मीथेन, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में आपका रहता है मीथेन ही, और कुछ स्मॉल अमाउंट में आपका रहता है क्या क्या, इथेन रहता है, नाइट्रोजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो ध्यान रखना कि आपको बोलेगा मिक्सचर ऑफ, अगर नाम दे तो मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर बोलेगा सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है, अमाउंट सबसे ज्यादा किसका रहता है, तो मैक्सिमम अमाउंट जो रहता है वो CH4 का रहता है, मीथेन का रहता है, इथेन CH2H5 का कम रहता है, नाइट्रोजन N2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कम रहता है, समझा। तो CH4, ठीक है, CH4 प्लस C2H5 प्लस N2 और प्लस CO2, जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट रहता है आपका CH2 का, इन सबको मिला के हम लोग कंप्रेस करके जो बनाया जाता है गैस को, दैट इज कॉल्ड योर कंप्रेस नेचुरल गैस CNG, जिसका यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे, अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सकता है, जिसका यूज हम लोग अभी कर भी रहे हैं। और जैसे मैंने कहा चूंकि ये कंप्रेस्ड होता है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर में करते हैं, कितना 16 से लेकर 25 के बीच में इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, इस प्रेशर में स्टोर करके रहते हैं। अच्छा और कुछ खासियत जान लेते हैं इसके बारे में। इट हैज हाई ऑक्टेन नंबर, अच्छी बात यह है कि इसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है, ठीक है, ऑक्टेन नंबर इसका अच्छा होता है। तो ऑक्टेन नंबर अगर अच्छा होता है कितना 120 के आसपास होता है, इट मीन्स इसमें नॉकिंग कम से कम देखने को मिलता है। और इसके अलावे अगर इंजन का इमिशन का बात करेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट इसको जो है कमर्शलाइज की है, क्योंकि इंजन इमिशन कम से कम करती है। इमिशन मतलब जो निकलता है, जो एग्जॉस्ट होता है ना, जैसे पेट्रोल डीजल से एग्जॉस्ट ज़्यादा निकलता है, हॉट गैसेस वगैरह निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है। अगर आप देखोगे कभी कभी पेट्रोल जो भी आप बाइक वगैरह खराब हो जाए तो उससे ब्लैक और व्हाइट धुआं काफ़ी निकलता है, ठीक है, तो वो सभी क्यों निकलता है, ड्यू टू इमिशन ज़्यादा हो रहा तो उससे एयर पोल्यूशन वगैरह हो रहा। तो यहाँ क्या होता है, इमिशन कम से कम होता है इंजन में, दैट्स वाई इसको, इससे पोल्यूशन भी कंट्रोल कम होता है, एयर पोल्यूशन भी कम होता है, जिसके वजह से इसका बहुत बड़ा रीजन है कि इमिशन, ये दो बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से इसको यूज किया जाता है। ये दोनों एडवांटेज को ध्यान रखिएगा, इट हैज़ हाई ऑक्टेन नंबर, और सेकंड चीज इंजन इमिशन इज वेरी लेस, जिससे वजह से पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन कम और इंजन भी आपका कम डिटोनेट वगैरह करता है, ठीक है, टीयर वेयर भी कम होता है, क्योंकि इसमें आपको कम से कम देखने को मिलता है नॉकिंग। अब बोलेंगे सर जी नॉकिंग से आवाज होता है, इससे मेरा इंजन का लाइफ कैसे बढ़ जाता है, टीयर वेयर मतलब चीड़ फाड़ जो होता है ना,
उसमें टूट फूट आ जाता है इंजन में, वो भी कम क्यों होता। ऑब्वियसली नॉकिंग मीन्स क्या था, इंजन सिलेंडर आवाज करना, आपस में टकराना, ठक 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 ठक। तो ऑब्वियसली बात है उससे वजह से जो कास्ट आयरन से या एलॉय स्टील से, समझ आया, या फिर जो भी चीज़ों से बना हुआ आपका है इंजन पार्ट, जो मैं आपको बताया था, जैसे इंजन सिलेंडर किसके बना था, कास्ट आयरन से बना है, एलॉय स्टील से बना रहता है, तो उसमें भी टीयर वियर आएगा, उसमें टूट फूट आता है। तो ये भी कम होता है जब नॉकिंग कम होगा, स्मूथली चलेगा, इंजन टकराएगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो टूटेगा फूटेगा भी कम, तो ज़्यादा आपका चलेगा भी। क्लियर, चलिए ये चीज़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर आपके अल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में, दैट इज कॉल्ड योर एलपीजी। एलपीजी गैस, अब सबसे पहले इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखो ये ध्यान रखना, ये गैस होता है, ये लिक्विफाइड का मतलब मत समझना कि लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि ये लिक्विड में होता जरूर है। सर ऑक्टेन नंबर अबव 100 कैसे, ऑक्टेन नंबर हम जो देखो अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर जी सीटेन नंबर में या ऑक्टेन नंबर में बात किए थे, सीटेन नंबर में आप 100 लेके चले थे, मतलब सीटेन नंबर, सीटेन 100% है, और यहाँ पे आपका मिथाइल जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन है, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। तो सर 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। ऑक्टेन नंबर 100% होता है सर, नहीं डियर स्टूडेंट, आप समझो मेरी बात। जैसे चलो ऑक्टेन नंबर का ही बात कर लेते हैं। यहां देखो क्या है कि आइसो ऑक्टेन मेरा 100% हो गया, तो ऑक्टेन नंबर 100 बोल रहे, क्लियर माय पॉइंट और नॉट। लेकिन यहां पे आपका आइसो ऑक्टेन के साथ साथ थोड़ा ध्यान भी तो दो, यहाँ पे फ्यूल पे और क्या क्या मिक्सचर हो रहा है, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर, यहाँ पे जैसे हम लोग मिक्स क्या कर रहे हैं, मीथेन को मिक्स कर रहे हैं, एथेन को मिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो आइसो ऑक्टेन के साथ काफी चीजें मिक्स हो रहा है, जिसके वजह से उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो उसके कंपेयर में, यानी नॉर्मल हेप्टेन एन हेप्टेन के कंपेयर में आइसोल में चीजों को मिक्स करने से उसका परसेंटेज वैल्यू बढ़ जाता है 100 से भी ज्यादा, जिसके वजह से एज कंपेयर टू अगर बात करेंगे तो ये 100 से ज्यादा देखने को मिलता है। समझ आए मेरी बात की नहीं, तो ये ध्यान रखना कि 100 से भी ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। गॉट इट। चलिए अब देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो मैं कह रहा कि गैस होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। जिस तरह इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, इसको भी हाई प्रेशर में कंप्रेस करके इसको गैस में रखा जाता है। इसलिए आप देखोगे जो आपके घर में सिलेंडर गैस होता है, उसको आप अंदर हिलाओगे ना, तो हिला कर आप देखोगे तो लगेगा कैसे है, जैसे आपका अंदर में कोई पानी है, कोई लिक्विड है। लेकिन जब उससे बाहर निकलता है, जब आप जलाते हो गैस खाना पकाने के लिए, तो देखोगे वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। यस, इसलिए सीएनजी का जो, बिल्कुल सही बात है, माइलेज काफी हाई होता है, ठीक है। और जो आप बोले माइलेज, उसको आप माइलेज मत बोलो, आप इंजीनियर हो तो आपको क्या बोलना चाहिए, किलोमीटर kmpl, याद है, इसी को माइलेज कहा जाता है, किलोमीटर पर लीटर। तो किलोमीटर पर लीटर, अगर आप मान लो बाइक में कोई चला रहे हो सीएनजी गैस को, हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात कर रहा हूं, तो आपको पर लीटर में किलोमीटर ज्यादा वो रन करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो वो कम से कम प्योर फ्यूल रहेगा, जिसके वजह से कम भी चलेगा, एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा, नोकिंग भी, मतलब फ्यूल का बर्बादी कम होगा, यूटिलाइजेशन होगा वर्क डन करने में, यानी कि पिस्टन को चलाने में, ठीक है। समझ आए मेरी बात की नहीं। चलिए यस फॉर ओएनजी कैम, यस यस, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं एलपीजी गैस का, तो इसमें क्या रहता है, ये मेरा ब्यूटेन एंड प्रोपेन से मिलकर बना रहता है। किससे बना रहता है, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिले, कंटेन ब्यूटेन और प्रोपेन ओनली, ये दो चीज। जबकि यहाँ पे याद रखना मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 3-4 था, लेकिन यहाँ पे 2 रहता है, ठीक है। क्या क्या रट लो, ब्यूटेन और प्रोपेन। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि हाई कंप्रेस में, इसमें एयर को भी हम लोग मिक्स कर सकते हैं, जो कि और एडवांटेज हो जाता है। कुछ एयर को भी हम लोग मिक्स किया जाता है हाई कंप्रेशन के साथ, हाई कंप्रेस करके एयर को भी मिक्स किया जाता है। इसमें भी जिस तरह आपका नेचुरल गैस सीएनजी में, उसी तरह एलपीजी गैस में भी ऑक्टेन नंबर। इसलिए तो आज के टाइम पे देखो जो सीएनजी गैस वगैरह, आप देखो कोई भी कार देख लो, जो पेट्रोल कार है और डीजल कार है, इससे ज्यादा महंगा आपका रहता है क्या, सीएनजी वाला रहता है, ठीक है। एलपीजी तो अभी तक पूरी तरह से कमर्शलाइज नहीं हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लेकिन जब होगा उसका रेट भी उसी तरह, क्योंकि हाई ऑक्टेन नंबर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए एंड और अगर कहा जाए यहाँ पे, तो देखो इट हैज एन एक्स्ट्रा, हाँ अब इसका कुछ प्रॉब्लम जान लो। प्रॉब्लम यानी क्यों इसको नहीं यूज किया जाता कमर्शियली, ये बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, समझ आए पहली बात। और ये हैवी भी बहुत होता है, तो 2 वजह के चलते इसका यूज नहीं करता है। दूसरा चीज, ये जब ड्यूरिंग विंटर वगैरह आ जाता है ना, सर्दियों के दिनों में, तो सर्दियों के दिनों में स्टार्ट करने में, इंजन को स्टार्ट करने में काफी डिफिकल्ट होता है। चाहे आप बाइक चला रहे हो, मान लो अभी तक नहीं आया, एग्जांपल के तौर पे इंजन तो आज के टाइम पे चल ही रहा कोई ना कोई एलपीजी वगैरह, तो जिसके वजह से ड्यूरिंग विंटर
स्टार्ट स्टार्ट जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो डिफिकल्टी इन स्टार्ट ड्यूरिंग द विंटर, जिसके वजह से कभी कभी क्या करते हैं कि एलपीजी में हम लोग पेट्रोल को भी मिक्स करते हैं। क्यों? ताकि उससे टॉर्क आपको हाई मिले और इंजन स्टार्ट हो। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। इसके अलावा और अच्छी एक चीज़ क्या है कि लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, बिकॉज ये भी कार्बन कंटेंट नहीं छोड़ता। जैसे हम लोग बात किए थे आपके किसके साथ, अगर मैं बात करता हूं कार्बन कंटेंट नहीं छोड़ता हाइड्रोजन, सेम इसी तरह इसमें भी कार्बन कंटेंट मेरा नहीं छोड़ता है। ठीक है, और ये हाई प्रेशर नीडेड है क्योंकि भाई कंप्रेस करके रखते हो इसको भी, तो हाई प्रेशर का रिक्वायर्ड होता तब जाके इसको कंप्रेस करके रख सकते हो। ठीक है, एंड लेस इंजन वियर, इसमें भी आपको वियर टीयर कम देखने को मिलता है क्योंकि कार्बन कंटेंट कम होता है तो टीयर वियर भी कम मुझे देखने को मिलता है। और एक रीजन क्या है कि मेरा वियर टीयर कम हो रहा है बिकॉज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हाई ऑक्टेन नंबर। तो हाई ऑक्टेन नंबर की वजह से वियर टीयर कम हो रहा है और इसके वजह से लेस नॉकिंग भी होता है। नॉकिंग और डिटोनेट भी कम करता है, आवाज में इंजन वगैरह भी कम आता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट अदर फ्यूल्स हो गया जिसको अल्टरनेटिव फ्यूल कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल कह के चलते हैं। चलिए, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंबसन इन एसआई इंजन। कंबसन इन एसआई इंजन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट। चलिए बताइए यहां तक ऑल क्लियर है या नहीं। वैसे देखो, इसको मैं सोचा था कि कंबसन इंजन को जो ऐसा इंजन आपका है, देखो एक चीज आप पहले यहां तक पहले क्लियर कर लो क्योंकि ये फ्यूल आपका कंप्लीट हो चुका है। फ्यूल जो आपका चैप्टर है ये आपका क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाला है, कंबसन के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि एसआई इंजन में कंबसन कैसे होता है, फिर हम लोग समझेंगे सीआई में कंबसन कैसे होता है। और ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जाएगा, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चीज का ध्यान है। सर लेकिन सर एलपीजी की इफिशियंसी कम होती, इफिशियंसी कम होती है, किसकी इफिशियंसी में बोल रहा हूं। देखो एक चीज हम समझो, आपने जो क्वेश्चन करा ना कि सर जी एलपीजी की इफिशियंसी कम होती है, ठीक है, पेट्रोल से, ठीक है, आप माने ऑक्टेन नंबर का बात किया, ये बोला कि हाई ऑक्टेन नंबर मुझे मिलता है, हाई ऑक्टेन नंबर मुझे मिलता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ये कंपेयर किसके साथ कर रहा, मतलब नॉर्मली अगर कहा जाए तो नॉर्मली फ्यूल के साथ, लेकिन अगर मैं पेट्रोल के साथ कंपेयर करूंगा ना तो पेट्रोल से इसका ऑक्टेन नंबर उतना हाई नहीं होता है, पेट्रोल से उसका इतना हाई नहीं होता। दूसरा चीज अगर ऑक्टेन नंबर हाई है तो इफिशियंसी कहीं ना कहीं रिलाई करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसका हाई ऑक्टेन नंबर है वो इसका इफिशियंसी हाई ही होगा। क्योंकि ऑक्टेन नंबर का दूसरा रीजन क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, जिसका भी हाई ऑक्टेन नंबर है वो मेरा नोकिंग वगैरह को कम करता है, लेस नोकिंग करता है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि नोकिंग को कम करता है, नोकिंग को ये कम करेगा। हाँ, अगर नोकिंग कम होता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि नोकिंग चूंकि कम हो रहा है, डिटोनेट कम कर रहा, तो कहीं ना कहीं इफिशियंसी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इफिशियंसी बढ़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर नोकिंग वगैरह कम हो रहा तो इफिशियंसी भी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे वेस्ट नहीं हो रहा मेरा फ्यूल का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100% जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उसके वजह से उसका परफॉर्मेंस ज्यादा ही रह जाएगा, इफिशियंसी ज्यादा होगा, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑक्टेन नंबर ज्यादा मतलब क्वालिटी अच्छा, फ्यूल का अच्छा है, भाई उतना फ्यूल उतना ही इफिशियंसी देगा, ये भी देगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इससे इफिशियंसी भी बढ़ता है, ठीक है, इफिशियंसी भी बढ़ जाता है, लेकिन ये मेरा पेट्रोल से कम होता है। ठीक है, चलिए तो और बताइए, और कोई दिक्कत है क्या यहां से। तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नाउ हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, पूछिए पूछिए पूछिए। लेकिन वो चीज आप ना मुझे टेलीग्राम पे भी, जैसे मैं आपको नंबर आप लोग को पता होना चाहिए मेरा, 8210989049। ठीक है, वैसे आप पूछो, ठीक है, लेकिन आप पूछो क्या पूछना चाह रहे हो, लेकिन आप यहां भी पूछ सकते हो।
यहाँ से भी आप मुझे कोई अगर न्यूमेरिकल में डाउट है, लेकिन यू कैन आस्क मी, पहले पूछिए क्या आपको डाउट है, पूछिए मुझसे, ठीक है, मैं आपका डाउट ले लेता हूँ। पूछिए पूछिए, जो भी डाउट है मुझे पूछिए। जस्ट अ मिनट रुकिए, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वेट करिए। एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्ट हो नहीं रहा है ये चीज़ को, ठीक है, इसको चीज़ को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो आ नहीं रहा है ये चीज़, शायद इस चीज़ को बंद किया गया सेटिंग के थ्रू। हाँ आ चुका है, एक सेकंड, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है ठीक है, ये हो नहीं रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा आ नहीं रहा है जिससे मैं आपका एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। वैसे क्या क्वेश्चन था, आप चैट में भी मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, मैं आपके लेक्चर को फिर अगले डे में कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं अभी तो जो है पूरा का पूरा इसको मैं, मुझे 1 घंटा लग जाएगा, मैं एक लेक्चर लूँगा जिसमें एसआई और सीआई दोनों ही को मैं कंप्लीट करा दूंगा एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और स्लाइड को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा हूँ, ठीक है, जो कंबसन होता है मेरा एसआई और सीआई इंजन में, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, क्लियर। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसीलिए अगर आपको कुछ डाउट पूछना नहीं तो आप पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि अब लेक्चर जो है अब आपका नेक्स्ट क्लास कल ही होगा। ओके ओके ठीक है, आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके डियर, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।